सर हम 2 मिनट और वेट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट योर टुडेज वेबिनार। बिल्कुल ठीक। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं आई कोड का एक इंट्रोडक्शन दूंगी, चल। देन सर यू कैन शेयर योर स्क्रीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। प्लीज़ मुझे बताइएगा। जी जी आ रही नजर। बाजार। ओके, सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हम एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं आई कोड गुरु का। सो आई कोड गुरु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, दूसरों के नॉलेज के साथ लर्न करते हैं और एज अ कम्युनिटी हम ग्रो करते हैं। सो आई कोड गुरु का मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाईटेक स्किल्स जो मार्केट में इन डिमांड है उन पे काम करना, अपने स्टूडेंट्स को हाईटेक स्किल्स सिखाना और इंटरनेशनल मेंटर्स के साथ मीटअप कराना वेबिनार्स और हैकाथॉन्स की शक्ल में। आई कोड गुरु का फोकस क्या है एंड हाउ वी डू वर्क? सो आई कोड गुरु के दिन में 10 सेशंस होते हैं। एक वीकली वेबिनार होता है जिसमें हम सारे अभी मौजूद हैं और 2 वीकली वर्कशॉप्स होती हैं वीकेंड पे। आई कोड ग्रुप पे लीड कोड के सेशंस रन किए जाते हैं फैंग कंपनीज के इंटरव्यूज को टारगेट करने के लिए, ताकि हम इजीली उनका जो इंटरव्यू है वो क्रैक कर सकें। इसके अलावा फ्री आइल्स और जीआरई के कोर्सेज करवाए जाते हैं स्टूडेंट्स को, और प्रोग्रामिंग के पाइथन एब्सोल्यूट बिगनर्स के जो बेसिक होती है सीएस और नॉन सीएस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। आई कोड रन करता है प्रोग्रामिंग के कोर्सेज। इसके अलावा मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई जैसे एडवांस कोर्सेज भी सेशन जो होते हैं वो रन किए जा रहे होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर लीड कोड सेशंस, हम उस पे काम करते हैं, देन वी कैन सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम्स फॉर फैंग कंपनीज इंटरव्यू। ये सारे सेशंस हमारे रिकॉर्ड होते हैं फेसबुक पेज पे। अगर हमारा कोई लाइव सेशन मिस हो जाता है सो हम वहाँ से अपने फेसबुक पेज से ऑफिशियल जो कि है आई कोड गुरु का, वहाँ पे इजीली हम वॉच कर सकते हैं। और इसके अलावा आई कोड के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। सो बात करते हैं आई कोड ग्रुप की अचीवमेंट्स के बारे में। तो ये कुछ मेन से अचीवमेंट्स हैं आई कोड की जो मैं बताने लगी हूँ। सो 400+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं आई कोड के हैकाथॉन्स में और कोडिंग कंपटीशंस में। और आई कोड के जो स्टूडेंट्स हैं वो फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशन्स को ग्रैब करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूएसए में। आई कोड गुरु हेल्प करता है अपने स्टूडेंट्स को कि वो इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और लोकल इंटर्नशिप्स जॉब्स वगैरह हासिल कर सकें, क्योंकि हम जिन स्किल्स पे या काम करते हैं तो वो स्टूडेंट्स की सीवी या रिज्यूमे को शाइन करता है, जिसके बाद मार्केट में स्टैंड आउट कर सकते हैं। सो हार्वर्ड में एक इवेंट, इसमें 2023 में हमारी जो टीम थी हाईएस्ट अमंग ऑल ऑफ द टीम थी। प्रॉब्लम सॉल्व वर्कशॉप्स हैं वो 5 वर्कशॉप्स की गई हैं कंडक्ट, जिसमें हमने प्रॉपर अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया है कि हमने वहाँ किस तरह से पजल्स जो हैं सॉल्व करने हैं। इसमें 9 पजल्स होते हैं जो कि आपने सॉल्व करने होते हैं। तो जो सारी सीरीज है वर्कशॉप की वो वैल्यू पेज और यूट्यूब चैनल पे भी। सो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं 2 इंटरनेशनल पर मंथ। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बड़ा ही
पॉपुलर इवेंट इसमें जो है फेसबुक और यूट्यूब पे मौजूद है। सो अगेन गूगल कोड जैम 2023 जो कि वेरी प्रेडिजियस कंपटीशन है कोडिंग, और ये हर साल होता है और बहुत कम पाकिस्तानी जो होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट 2023 के अंदर 301 स्टूडेंट्स ने आईकोड की तरफ से पार्टिसिपेट किया, विच इज़ अ वेरी हाईलाइटिंग एंड ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ 2023। सो इतिहाद एविएशन ग्रुप अबू धाबी, हमारे 3 इंटर्न्स मेंटर्स जो हैं, जो मॉडरेटर्स हैं, वो इंटरनेशनल हैकाथॉन को विन करने के नतीजे में अबू धाबी में इंटर्नशिप की थी उन्होंने इतिहाद एविएशन ग्रुप में। सो ये कुछ मेन सी अचीवमेंट्स थी आईकोड की जो मैंने यहाँ पे बताई आपको। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक मौजूद है। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से भी हमें रीच आउट और विजिट कर सकते हैं। सो आज का जो वेबिनार है उसका टाइटल है न्यू कार्स और फोन ऑन व्हील्स, और हमारे स्पीकर हैं सर मोहम्मद अब्दुल समी। सो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं सर का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी यहाँ पे, कि सर ने जो अपना बैचलर्स है वो एनआईटी यूनिवर्सिटी कराची से किया है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, एंड देन ही completed his मास्टर्स फ्रॉम सैन होसे स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। देन सर की हम इंडस्ट्रियल वर्क या वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं, जो कि 20+ वर्क एक्सपीरियंस है, यानी कि हमें सर से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वेबिनार में। सो लेट्स टॉक अबाउट हिज वर्क एक्सपीरियंस। So he started his industrial journey in 1997 at Siemens as automation engineer, then worked as voice engineer at Valiant Network, और 2001 में he joined Jeko Electronics as a business development manager. Then joined ST Microelectronics, where he started his journey from 2005 as market development staff engineer. सो सर ने यहाँ पे 18 ईयर्स ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्व किया है, और सर करंटली अभी वहाँ पे VP अमेरिकाज एंड हेड ऑफ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन ऑफिस में हेड हैं। सो मैं सर का वेलकम करना चाहूँगी। सो प्लीज़ जॉइन मी टू वेलकमिंग सर मोहम्मद अब्दुल समी। और सर हम बहुत एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। सो या हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट मी शेयर ऑफ माय स्क्रीन राइट नाउ। जी सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, का माइक म्यूट है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर। मैंने स्क्रीन शेयर करनी शुरू कर दी है। बता दीजिएगा कि अगर नज़र आ रहा है सही से। श्योर सर। यस, जी जी नजर आ रहा है सर। ज़बरदस्त। मैं तेज़ी से चलूँगा इसके साथ। मेरी उम्मीद ये है कि जो है मैं ओवरऑल एक तस्वीर बना दूँ आपके सामने कि क्या हो रहा है गाड़ियों में आजकल, और फ्यूचर में क्या उम्मीद है इन चीज़ों से। जो चीज़ें फ़ोन के साथ हुई थी 1999 2000 में, वो अब जो है गाड़ियों के साथ हो रहा है, और इसका आखिरकार थोड़ा सा डिस्कशन होगा कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। मेरा मेरी कोशिश ये है कि आपको एक ऐसी जगह पे इंट्रोड्यूस कराऊं कि जो लोगों की नज़र में सॉफ्टवेयर जहाँ पे नहीं पहुंचता है। गाड़ियाँ उमूमन ये समझी जाती हैं, गाड़ियाँ प्योरली मैकेनिकल चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है। गाड़ियों में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रही हैं, और उस सब जाएँ तो इसका इसीलिए जो है इसको चेंज किया था थोड़ा-सा। फ्यूचर कार्स, मुस्तक़बिल की गाड़ियाँ जो हैं, वो बेसिकली स्मार्टफ़ोन्स होंगी। अ, उस तरह से चलेंगी। सो आपके लेफ्ट साइड पे 2020 की मर्सिडीज़ EQS है। आप देख सकते हैं किस तरह से होता है, किस तरह से डिज़ाइन होती है। ट्रेडिशनल कार किसको कहते हैं? उसको जो नॉर्मल जिसमें गैस डलती है, जो उससे चलती है, इंजन जिसमें लगा होता है। राइट साइड पे आपके एक टेस्ला
व्हीकल है जिसमें इंजन ही नहीं है, इंजन की जगह पे ट्रंक है। ये नई गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स के तौर पे आ रही हैं। इलेक्ट्रिक कार्स ने ना सिर्फ ये कि इंजन को हटा दिया, बट और भी बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं, वो हम आगे बात करेंगे। मगर पहली चीज इन्होंने ये की कि इंजन, जो कि मेन फोकस होती थी गाड़ी का, पहले गाड़ियां किस तरह से बिकती थी, डिफ्रेंशिएट कैसे करते थे, अलग अलग कैसे पहचानते थे, वो यही थे कि या तो उनमें टॉर्क डिफरेंट होता था, या हॉर्स पावर डिफरेंट होता था। इन सब चीजों से बात होती थी। अब गाड़ी में क्या बात होती है, कनेक्टिविटी कैसी है, एडास कैसा है, सेंसर्स कैसे हैं, कैमरेस कितने हैं। सो गाड़ियों में भी एग्जैक्टली वही तरह से बात हो रही है जैसे स्मार्टफोन में बात होती है। अम, और मुझे नहीं अंदाजा कि आप लोगों में से कितने लोग आईफोन से पहले के मौजूद हैं यहाँ पे। 2007 में जब आईफोन आया था, उससे पहले तक फोन में, आप जब फोन खरीदते थे तो फोन की जो कैपेबिलिटीज होती थी उसमें बटन्स होते थे, या फिर क्या चीजें डली हुई हैं उसमें। जो चीजें डली हुई हैं आप वो फोन उसी तरह से खरीदते थे और उसी तरह से रहता था फोन आपके पास। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था अपडेट का, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि उसमें और चीजें ऐड हो जाएंगी। जिस तरह से खरीदा आपने वो उसी तरह रहता था। जो सॉफ्टवेयर होता था वो उस हार्डवेयर को इनेबल करता था, उस हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज होता था, उसको एक्सपैंड करने के लिए, उसको मजीद उसमें फीचर ऐड करने के लिए। उसके बाद 2007 में तो आपको देखा ही है कि आपने क्या हुआ, उसके बाद से आईफोन आया और चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। इलेक्ट्रिक कार, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि इलेक्ट्रिक कार बहुत सिंपल चीज है इन टर्म्स ऑफ, अगर देखा जाए कि किस तरह से उसकी बनावट क्या है, उस उसमें फीचर क्या डलेगा। इलेक्ट्रिक कार में बेसिकली तीन चीजें होती हैं। एक बैटरी, ये देख रहे हैं बड़ी सी जो बैटरी जो है, um, उसका ड्राइव यूनिट क्या है? बेसिकली मोटर है, जो इन्वर्टर के साथ जुड़ी हुई है। आपके बैटरी से पावर निकली, उसने मोटर को ड्राइव किया। और एक कंट्रोल यूनिट है, जो, सॉरी, ड्राइव यूनिट यहाँ पे और कंट्रोल यूनिट यहाँ पे। और कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को मैनेज करता है। तो आपकी गाड़ी बहुत सिंपल हो गई अब। पहले आपको बहुत सारी चीजें चाहिए थी, आपको ट्रांसमिशन चाहिए, आपको, वो सब कुछ खत्म हो गया। सो गाड़ी के प्लेटफॉर्म में सिंप्लिसिटी की वजह से जब उसमें आसानी आई तो उन्होंने मजीद चीजें डालनी शुरू की। सो अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, SDV। जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सो अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, अगर आप का उस तरफ दाखला के शौक है, तो आपको अंदाजा होगा कि ये नया कॉन्सेप्ट पिछले चंद सालों से स्टार्ट हुआ है। सो कहते हैं सॉफ्टवेयर, SDV, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल। इनमें जो सबसे ज्यादा चीजें फोकस की जा रही है कि उनमें एम्बेडेड सिस्टम क्या क्या है। एम्बेडेड सिस्टम किसे कहते हैं? आपके सेंसर्स कितने लगे हुए हैं, आपके क्रूज कंट्रोल क्या मूव हो रहा है, आपका एयरबैग कैसे डिप्लॉय होगा, आपका अंदर की जो हवा है और टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, ब्रेक्स कैसे, ये सारी चीजें हैं उसके एम्बेडेड सिस्टम्स में, जो कि नॉर्मली ज्यादातर गाड़ियों में है एम्बेडेड सिस्टम। उसके बाद फिर टेलीमेट्री, सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करना है गाड़ी के अंदर, गाड़ी कहाँ से कम्युनिकेट करती है, कैसे कम्युनिकेट करती है। सेकंड, एंड फिर यूजर एक्सपीरियंस क्या है। अब बहुत गाड़ियों में स्क्रीन्स बड़ी बड़ी लगी होती हैं और वो यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपके जो कॉकपिट है, जो जिसमें आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, उसके अंदर क्या फीचर्स ऐड की हुई हैं, किस तरह की आवाज सिस्टम है, वो सारी चीजें उसमें ऐड होती हैं। तो ये सारी, किसी ने हाथ उठाया है, प्लीज इंटरप्ट करके बात कीजिए कि मुझे नजर नहीं आ रहा, मैंने फुल स्क्रीन किया हुआ है। बोलिए शाहिद साहब। मैं कंटिन्यू करता हूँ इसके साथ। सो इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल। दिस, इस चीज का नाम, इन सब चीजों को जो ऐड ऑन कर रहे हैं उसको हम सॉफ्टवेयर की तरफ लेके जाते हैं। उसका एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा अंदाजा और हो जाए, फिर उसके तरफ आगे बढ़ेंगे। गाड़ियों में टायर पे प्रेशर चेक करना है। सो उमूमन गाड़ियों में तो ये कि आपको मैनुअल, आपने वो प्रेशर गेज लगाया और उसने बता दिया कि आपका प्रेशर कितना है। आपने पढ़ा, कम है तो लगा, एक्स्ट्रा डाल दिया, ज्यादा है तो हवा निकाल दी। फिर नई गाड़ियों में, थोड़ी सी गाड़ियों में उन्होंने सेंसर लगाना शुरू किया।
सेंसर का काम क्या था कि वो प्रेशर मेजर करे और आपको सिग्नल भेजे। सिग्नल कहा जाता है, एक माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे लगा होता है, जिसके पास सिग्नल आता है और वो कैलकुलेट करता है, और रिले लगा होता है बेसिकली, कि अगर वो एक स्पेशल जो डिजाइंड उसकी वैल्यू है उससे अगर नीचे चला जाए तो ऑटोमेटिकली पीछे जाके यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे एक सिग्नल ऑन हो जाता है, रेड बत्ती ऑन हो जाती है कि ऑरेंज येलो, कि आपका प्रेशर कम है, कौन से टायर में कम है, कहाँ कम है, ये सब कुछ नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि आपके टायर में हवा कम है। अब आप उतर के चेक करेंगे क्या हो रहा है। हाँ, ये सिलसिला था, बहुत एडवांस है। अब टायर के ईच टायर पे अलग अलग सेंसर है और वो सेंट्रल यूनिट को इंफॉर्मेशन भेजते हैं और सेंट्रल यूनिट फिर डिसाइड करता है कि कहाँ पे प्रेशर की जरूरत है और आपको फिर उस हिसाब से इंडिकेशन आती है स्क्रीन पे कि आपके लेफ्ट टायर पे ड्राइवर साइड हवा कम है, कितनी कम है, कितनी कम हुई है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो ये सिलसिला है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल का, कि मजीद सॉफ्टवेयर तेजी से एम्बेड हो रहा है आपकी गाड़ियों के अंदर। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ये चीज आजकल की जो मेजॉरिटी गाड़ियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे काम करती हैं। मतलब क्या है इसका? मकसद ये है कि आपकी मुख्तलिफ चीज़ें, आपके जो गाड़ी का सीट्स है, आपकी गाड़ी में जो डैशबोर्ड है, आपकी इंजन के जो फैन स्पीड है, वो सारी चीज़ें जो है मुख्तलिफ जगहों पे इंफॉर्मेशन घेर गैदर करके आप सेंट्रल यूनिट पे लेके जा रहे होते हैं। सो मुख्तलिफ जगहों पे और चंद जगह चीज़ों पे वहीं पे डिसीजन हो रहा होता है। आपके लाइट अगर आपको ऑन करनी है पीछे की, तो आपने जैसे ही डिग्गी खोली, लाइट ऑन होगी, वो डिसीजन मेकिंग जो है वहीं पे हो रहा है। इसके मुकाबले में डोमेन ओरिएंटेड जो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है, इसको आजकल डोमेन ओरिएंटेड कहते हैं, कि गाड़ी के अंदर 5-6 डोमेन जो है वो डिवाइड कर दिए। कनेक्टिविटी का एक डोमेन है, एक इंफोटेनमेंट जिसमें गाड़ी के अंदर आपकी स्पीकर सिस्टम और वीडियो और ऑडियो सिस्टम जो है उसको कहते हैं। एक डोमेन कंट्रोलर है एडास का, जिसमें आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली किस तरह से किस हद तक सेंस करती है कैमरास और लेन स्पीड और आपकी स्पीड वगैरह के साथ। बॉडी एंड कंफर्ट और ड्राइव ट्रेन, इन 5 चीज़ों में 5-6 चीज़ों में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि किस कंपनी की गाड़ी में बात कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों के अंदर हर एक डोमेन कंट्रोल के अंदर एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर, चंद अगले स्लाइड्स में विल गो थ्रू इट कि सॉफ्टवेयर की किस हद तक बात होगी। और अब जो है ये स्टार्ट हुआ था तकरीबन 2000 सन 2010-2012 में, अ, इस पे काम स्टार्ट हुआ था और अब पिछले चंद सालों में जोन के ऊपर बात हो रही है कि हर गाड़ी अपने जोन के हिसाब से काम करेगी और वो मिक्स्ड जोन पे काम करेगी। पहले तो ये काम किया कि कनेक्टिविटी पूरी गाड़ी का, जहाँ पे भी कनेक्टिविटी है वो सब एक ही जगह पे आ रहा था और फिर वहां पे डिसीजन मेकिंग होगी। अब उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी को डिसाइड करने दे जोन पे, और एक सेंट्रल ब्रेन, सेंट्रल सीपीयू जो आपका डिसीजन लेगा। सो एसडीवी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल के लेवल्स क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है? एंड टू एंड पूरी गाड़ी के ऊपर क्या पैटर्न जनरेट करना है, क्या यूजर एक्सपीरियंस देना है, कितनी अपडेटेबिलिटी है कि गाड़ी के अंदर चीज़ों को किस हद तक अपडेट कर सकते हैं, गाड़ी की क्या क्या कनेक्ट करने के तरीके कार है, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है गाड़ी। व्हीकल 1.0 फंक्शनल जो है जिसे कहते हैं, ये नॉर्मल आजकल ट्रेडिशनल गाड़ियां जो थी वो 1.0 पे काम कर रही थी। इसमें मल्टी कैम था, स्टैटिक आईवीआई था, सब कुछ डिफाइंड था। देयर वाज कोई चीज जरूरत नहीं थी अपडेट करने की या मजीद एक्सटेंड करने की। सेकंड जो स्टार्ट हुआ 2010 ऑनवर्ड्स, वो डिजिटल था, जिसमें मुख्तलिफ बैंडविड्थ, मुख्तलिफ नेटवर्क गाड़ी में बनना शुरू हुए, थोड़ा स्मार्टफोन इंटीग्रेशन आ गया, फ़ोन के ऐप जो है अपडेट कर लगते थे, कि चंद गाड़ियों में 4G और इमरजेंसी कॉल्स भी आनी शुरू हुई। सो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 2010 के आसपास मेजॉरिटी आप देखेंगे। उसके बाद उसके ऑनवर्ड व्हीकल 3 फंक्शनल डोमेन जिस पे बात की, पर्सनलाइजेशन की बात की, फर्मवेयर अपडेट्स की बात की, ये सारी चीज़ें अब उसमें आनी शुरू हुई। और
जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल है, व्हीकल 4.0, इसमें जोनल आर्किटेक्चर्स आ गए, मल्टीपल IVIs। अगर आप बैठे हुए गाड़ी में और आपके बराबर में कोई और बैठा हुआ है, तो आपका जो इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा जो पैसेंजर के इंटरफेस से। 5G मल्टी चैनल एज कंटेनर सर्व 5G एज गाड़ी में कनेक्टिविटी के लिए। और सॉफ्टवेयर में कॉन्सेप्ट है कंटेनर रन टाइम्स। वो सॉफ्ट प्राइमरीली स्टार्ट हुआ था डेटा सेंटर्स में, वो अब गाड़ियों में भी आ रहा है। कॉकपिट सॉफ्टवेयर जो सॉल्यूशंस है वो एज कंटेनर के हिसाब से रन करेंगे। जो बेसिक एब्स्ट्रैक्शन होती है किसी भी चीज़ की, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं बेसिक सेपरेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग की है तो आप हमेशा हार्डवेयर को टारगेट करके प्रोग्रामिंग करते हैं। उसको सेपरेट करने के लिए हमेशा जो है कोशिश की जाती है किस तरह से वो स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से डीकपल किया जाए। अगर आप हार्डवेयर के ऊपर हार्डवेयर देख के उसके ऊपर सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं तो वो इंटीग्रेटेड है, वो एब्स्ट्रैक्टेड नहीं है। और जब आपका सॉफ्टवेयर किसी भी हार्डवेयर पर रन कर सके तो इसका मतलब है आपने सॉफ्टवेयर को एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है और बीच में आपके एप्लीकेशन और हार्डवेयर के दरमियान में कोई एक और लेयर बैठी हुई है। सो आप अब जो है आजकल आप फोन में जो एप्लीकेशन ऐप डेवलपमेंट कराती है वो एप्लीकेशन ऐप लिखते हैं और वो रन करती है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो आपका iOS होगा या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म होगा। अब इसका फायदा ये होता है इसका फायदा ये होता है कि आपकी जो ऐप है उसको इससे कोई गर्ज नहीं होता कि आपके हार्डवेयर क्या है। आपको सिर्फ इससे कनेक्शन होता है कि आपका प्लेटफॉर्म में क्या क्या APIs अवेलेबल है रन करने के लिए, तो आप उससे रन करते हैं। हार्डवेयर आपके डीकपल हो जाता है, अलग हो जाता है आपके उसके प्रोग्रामिंग के तरीके से। इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हजारों लाखों लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, बट बहुत कम लोग लिखते हैं एप्लीकेशन जो हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। सो आपकी चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं। आई नो मुश्किल स्लाइड है ये, ज़्यादा इस पे काम नहीं होगा। अब सिर्फ चंद चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, ये गाड़ियाँ किस तरह से सॉफ्टवेयर की तरफ ज़्यादा जा रही हैं। मेरा इरादा है कि अगले 10-15 मिनट के अंदर ख़त्म करके 10-12 मिनट के अंदर ख़त्म करके फिर सवाल जवाब की तरफ जाएंगे। सो पहली समझाने के लिए कि ये जो टॉप लेयर है ये इंटरनेट की लेयर है। सो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं आप। और बॉटम लेयर जो है वो गाड़ी के अंदर ईथरनेट पे कनेक्टेड है। जो लेफ्ट साइड है, ये साइड जो है ये ASLD या बहुत रियल टाइम कनेक्शन चाहिए यहाँ पे आपकी गाड़ी के साथ, आपके सेंसर्स के साथ, आपकी चीज़ों के साथ बहुत रियल टाइम। जब आप ब्रेक दबाते हैं आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ब्रेक जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो वहां से कनेक्शन होकर वापस आ रहा है। नो, ब्रेक नीड्स टू बी एक्टिवेटेड उसी लम्हे जिस लम्हे आपने दबाया। उसी तरह से आपका इंडिकेटर है, आपकी फ्लैश, आपके हेडलाइट्स हैं, ऑल ऑफ दोस पीसेस, ये सारी चीजें सेंसर्स और एक्चुएटर्स रियल टाइम होती है। इसके मुकाबले में राइट साइड जो है, लेफ्ट साइड में रियल टाइम और राइट साइड जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्टेड है, हायर लेवल। सो आप यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो आप कनेक्ट कर रहे हैं तो ज्यादातर चीजें कनेक्ट होती हैं आपके ईथरनेट के अंदर और गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अरे के अंदर। और वो चीजें चलेंगी ऑटोसार और बेसिक सॉफ्टवेयर के ऊपर, प्राइमरीली गाड़ी की फंक्शनैलिटी को रियल टाइम रखने के लिए। इसके मुकाबले में थोड़ा सा अगर आप स्मार्ट सेंसर एक्चुएटर के डोमेन और जोन की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि चंद एप्लीकेशन, चंद सेंसर्स यस इस तरह से काम करते हैं, मगर बीच में POSIX OS आ गया। POSIX OS प्रिमिटिव नेम है मिडलवेयर ऑपरेशन का। जिस तरह से यहाँ पे एंड्रॉयड और ब्लैकबेरी के QNX स्टफ थे, उसी तरह से POSIX ऑपरेटिंग सिस्टम समझे, जो आपके एप्लीकेशन को सेपरेट कर लेता है। इसके फायदा ये होता है कि आपका एप्लीकेशन, आपके सेंसर्स आप रिप्लेस कर सकते हैं, आपके सेंसर आप डिफरेंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं और आपका माइक्रो प्रोसेसर नीचे डला होता है जो बाकी काम कर रहा है। इसके मुकाबले में अगर आप डोमेन की तरफ जाएंगे और मजीद जो इंटरनेट कनेक्टेड है, तो अब आपका कंटेनर प्लेटफॉर्म डला हुआ है। और आपके अंदर नीचे जो हार्डवेयर है उसके बीच में एक हाइपरवाइजर, जो VMware और ये जो लफ्ज, इसका ट्रांसलेशन मेरे पास नहीं आ रहा,
बेसिकली ट्रांसलेशन लेयर होती है बीच में आपके हार्डवेयर के साथ और आपके सॉफ्टवेयर के दरमियान, बड़ी वेल डिफाइंड वर्ल्ड वाइड। सो इसका फायदा ये होता है कि आप इसके ऊपर अपने एप्लीकेशन और अपने मिडलवेयर रन कर सकते हैं, और आपका सेंसर एज वेल एज आपका यूजर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेपरेटली रन कर सकते हैं। इसका मजीद फायदा ये होता है कि हाइपरवाइजर की वजह से आप इसके अंदर एंड्रॉयड, iOS, हद तक कि बहुत सी चीज़ें, कारप्ले एंड स्टफ, आप सब चीज़ें रन कर सकते हैं डायरेक्टली इस हार्डवेयर के ऊपर। अम, और नीचे हार्डवेयर क्या लगा हुआ है, किस कंपनी का है, क्या है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। इस स्लाइड में मुश्किल नजर आ रही है काफी सारी चीजें, बट ये याद रखिएगा, इस साइड पे वो चीजें जो आपको रियल टाइम चाहिए, इस साइड पे वो चीजें जो आपको रियल टाइम नहीं चाहिए मगर आपको उसमें अपडेट्स चाहिए, वो चीजें जो इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो चीजें जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। सो जितने आप रियल टाइम जाएंगे उतना आप लोकल नेटवर्क पे, लोकल कनेक्शन पे जाएंगे। यहाँ हद तक कि कभी कभी आप डायरेक्ट कनेक्शन जाते हैं, वायर, दो वायर आप सेंसर के दरमियान रहे। इसके मुकाबले में जितना आप इंटरनेट की तरफ जाएंगे उतना आप एब्स्ट्रैक्शन लेयर बनाएंगे, हाइपरवाइजर का एब्स्ट्रैक्शन लेयर बनाएंगे, और सेपरेट करेंगे अपने आप को हार्डवेयर से, क्योंकि जितना आप हार्डवेयर डिपेंडेंट होंगे उतना आपको मुश्किल होगी अपडेट करने की चीजें, फीचर ऐड करने। सो ये गाड़ी के अंदर ये डिवाइड आपको नजर आएगा। सेम चीज, सेम कॉन्टेक्स्ट, मगर थोड़ा सा करीब से गाड़ी के, कि आपका जोन लेफ्ट, जोन राइट, जोन फ्रंट, जोन रियर, और गाड़ी के अंदर जो है एक इथरनेट बैकबोन रन कर रही है, जिस तरह से आपके ऑफिस में रन करती है, आपके घर में रन कर रही है अगर इथरनेट आपने डला हुआ है। बेसिकली इथरनेट रन कर रही है। क्यों इथरनेट, क्यों वाईफाई, क्यों नहीं? वाईफाई इंटरफेरेंस का मसला दूसरी गाड़ियों के साथ, इसके अलावा आपकी अपनी गाड़ी के अंदर वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज का यूज कर रहे हैं। इथरनेट इज अभी भी जो है ज्यादा रिलायबल चीज है, डिपेंडेबल चीज है, अगर आप कनेक्ट किया। सो ईथरनेट रिंग गाड़ी के अंदर बनी हुई है, और आपका सेंट्रल सीपीयू और एडैस आपके जो है कंट्रोल यूनिट में डला हुआ है। ये यूजुअली एनवीडिया क्लास की चिपसेट्स होंगे जो हाई एंड प्रोसेसिंग के लिए, और कनेक्टेड हो गए ये इंटरनेट से भी। इसके मुकाबले में गाड़ी के अंदर ईएमएस, ब्रेक, ट्रैक्शन, ओबीसी, ये सारी चीज़ जो है गाड़ी के अंदर सेपरेट कंट्रोल यूनिट होगा जो इन सब चीज़ों पे काम करता है। सो ओवरऑल गाड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो करीब आ गया है काफ़ी एक में कप ऑफिस के नेटवर्क की तरह, जिसमें 4 या 5 कंप्यूटर कनेक्ट हुए हुए, और उनके सबके स्पेसिफिक काम है। एक का काम जो है वो प्रिंटिंग का है, एक में काम जो है आप क्या कर रहे हैं, और एक में जो है आप दूसरी चीजें डिफाइन कर रहे हैं। तो उस सिस्टम का लुक एंड फील आ गई। सो तो तीन जो डिफरेंट जोन है, तीन जो डिफरेंट काइंड के जो प्रोसेसर है, बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपकी प्रोग्रामिंग की लेवल कहाँ पे पहुंचेगा। जो सेंट्रल कंप्यूट है, इसमें एक्सटेंसिव जो है यूजर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डाला होता है। ज़्यादातर जो है सॉफ्टवेयर जो इसमें होगा वो एंड्रॉयड कैटेगरी का होगा। आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, एप्लीकेशन रिमूव कर रहे हैं, बेसिकली जो ड्राइवर है और जो ओनर है उसकी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट्स के लिए। इसके मुकाबले में जो ECU है, जो रियल टाइम ECUs है, वो आपके एग्रीगेशन कर रहे होते हैं, कि मुख्तलिफ हर जगह पर डिसीजन मेकिंग की बजाय आप कॉर्नर्स पे एग्रीगेशन करके वहां पे डिसीजन मेकिंग करें। इनका फायदा ये है कि ये सर्विस डिपेंडेंट होते हैं, कि अगर आपकी गाड़ी में लेट्स से क्रूज कंट्रोल है तो इसमें वो फीचर्स ऐड होंगे। जो सेंट्रल यूनिट है वो सिर्फ आपको डिस्प्ले वगैरह दिखाएगा। जो डोमेन ECU होगा उसमें वो फीचर ऐड करते हैं। अगर आप गाड़ी में 5 कैमरे लगे हुए हैं जो आपके सामने के जो लेन्स है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, तो ये चीज जो है अगेन आपको आपकी जो ECU है वो डिफाइन करता है। इसके बाद फिर एक चीज और, इलेक्ट्रिफिकेशन डोमेन। ये स्पेसिफिकली जो है EVs के लिए है, क्योंकि EVs में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एक सेपरेट लेवल ऑफ पावर मैनेजमेंट होता है। आपकी गाड़ी के अंदर तकरीबन 600 से 700, 600 से 800 किलोवोल्ट, 600 से 800
किलो वोल्ट की स्टोरेज हुआ होता है, तो उसको मैनेज करना, उसको मॉनिटर करना, उसके पावर को कंट्रोल में रखना, ये सारी चीज़ें जो है सेपरेट यूनिट ECU कहलाता है, ट्रैक्शन एंड OBC जो फॉलो करता है इसको। ट्रैक्शन का किसी को कहते हैं ट्रैक्शन, ट्रैक्शन है जो आपके मोटर ड्राइव है, जो नॉर्मल गाड़ी में जिसको आप ट्रांसमिशन कह सकते हैं, वो यहाँ पे ट्रैक्शन है। ट्रांसमिशन उमर आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी के नीचे जो गियर बॉक्स के नीचे से लेके ऑल द वे फ्रंट एंड बैक व्हील को जो कनेक्ट करता है, उस पूरी यूनिट को रिप्लेस कर देते हैं एक मे बी 1 फीट बाय 1 फीट की जो है बोर्ड के साथ। वो ट्रैक्शन बोर्ड जो है उसमें इन्वर्टर्स और सारे सेंसर्स लगे होते हैं, एंड वो सारा काम कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, जो आपको मैकेनिकली पूरे ट्रांसमिशन और गियर बॉक्स की जरूरत होती है इसके लिए। OBC जो है ऑन बोर्ड चार्जर है, गाड़ी को चार्ज करना है और डिस्चार्ज करना है, वो OBC मैनेज करता है। सो अगेन यहाँ पे मेरा कोशिश ये थी कि आपको आर्किटेक्चर समझाने की कोशिश करूँ कि किस तरह से कहाँ पे सॉफ्टवेयर डल रहा है। हर एक पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट पे 3 डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए, 3 डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चाहिए। इनहांस कंप्यूट जोन में आपका एंड्रॉयड लेवल पे सॉफ्टवेयर आपने जो लिखा हुआ है, आपको लिखने का आदत है या आप लिखना चाहते हैं, तो इस लेवल पे आप काम करेंगे। अगर आपने थोड़ा सा C लेवल पे काम किया हुआ है और C++ पे और या C# पे, तो इस लेवल पे आप ओवन काम करेंगे। रियल टाइम रियल टाइम ECUs और डोमेन्स पे ज़्यादातर काम जो है वो C पे होता है या चंद जगहों पे C++ पे होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन डोमेन एक लेवल और नीचे चला जाता है, इसमें एक्सटेंसिवली C पे काम हो रहा होता है। इसके अलावा मैंने बहुत कम चीज़ें देखी हैं C से मजीद नीचे। इससे पहले हुआ करता था असेंबली लैंग्वेज एंड स्टफ, वो सब नहीं यूज़ होता। ज़्यादातर इलेक्ट्रिफिकेशन डोमेन में आपको C नजर आएगी, और ये चीज़ जो है आप हार्डवेयर स्पेसिफिक राइटिंग कर रहे होते हैं। बेसिकली आपको पता है कि किस ड्राइवर का क्या IC पे, क्या रजिस्टर पे क्या लिखना है, और आप वो ड्राइव कर रहे होते हैं। सो इस 3 लेवल पे सॉफ्टवेयर चल रहा है गाड़ियों में जो आजकल चल रहा है। कॉमन था बॉटम वन, दो जो टॉप है वो नहीं। थोड़ा सा लास्ट 2 स्लाइड्स हैं, ये ओनरशिप के ऊपर बात हो रही है। गाड़ी के पहले पहले गाड़ी जो है पूरी की पूरी एक कंपनी बना के दिया करती थी। टोयोटा से खरीदी तो टोयोटा ने पूरा ऊपर से नीचे तक सब चीज़ें टोयोटा की उसमें। अब ऐसा नहीं है। अब गाड़ियों के अंदर जो है मुख्तलिफ प्लेयर्स अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से चीज़ें डाल रहे होते हैं। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेपरेशन लेयर, ये उमूमन जो है कोई कॉस्ट नहीं होती, ये उमूमन अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, आप खरीदते हैं। इसके मुकाबले में कमोडिटी मिडलवेयर किसे कहते हैं कि ये आपके वो सारी चीज़ें ऐड करते हैं जो गाड़ी में नॉर्मली आपको नजर आती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी डोर खोलने, दरवाजा खोलने पे जो लाइट्स ऑन होती हैं, और अगर गाड़ी आपने स्टार्ट की हुई है और दरवाजा खोले तो जो डिंग 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 साउंड जनरेट करना है, वो सारी चीज़ें जो है कमोडिटी मिडलवेयर में। हाँ, इसमें आप OpenCL OpenGL के लेयर्स होंगे, आप इसमें डाल के चीज़ें अपने गाड़ी की जो सेंसर जो बोर्ड है, और उसमें से इंफॉर्मेशन लेके आप अपने डिस्प्ले पे डाल। सो यहाँ पे आइडिया ये होता है कि आपका मिडलवेयर, ये कमोडिटी मिडलवेयर आपकी कमोडिटी नॉर्मल गाड़ी की ऑपरेशन जो है वो इसमें डालते हैं। मेजर कंपनीज जो है इसमें डेवलपमेंट करती हैं, जो फिर देन GM को या टोयोटा को या फिर किया को या फिर BMW को बेचती हैं वो चीज़ें। इसके मुकाबले में फिर स्ट्रेटेजिक मिडलवेयर आ जाता है, जो गाड़ी के, ये गाड़ी के कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होता है। टोयोटा फॉर एग्जांपल के अंदर कैमरास नहीं लगे होते, इसके मुकाबले में किया जो है वो काफ़ी कैमरास भी यूज़ कर रही है। उसके मुकाबले में वोक्सवैगन ने लाइडार यूज़ करना शुरू कर दिया। सो डिपेंडिंग ऑन की गाड़ी के फीचर्स क्या हैं, वो डिफरेंट मिडलवेयर आप ऐड करते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक मिडलवेयर। आपके पाथ फाइंडिंग, बिहेवियर प्रिडिक्शन, कंप्यूटर विजन के सिस्टम्स, और ये चीज़ जो है अमूमन ऑनलाइन कनेक्टेड भी होता है ताकि अपडेट कर सके, OEM प्लेटफॉर्म कनेक्शन होता है। इसके बाद जो लेयर्स आती हैं वो बेसिकली क्लाउड की लेयर्स होंगी या फिर कॉम्पिटेंसी OEM की लेयर्स आएंगी। हर OEM चाहता है कि उनका जो व्यू है वो डिफरेंट नजर आए, उनका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो कंपेयर टू बाकी सबसे।
वो ये नहीं चाहते जिस तरह से फ़ोन में होता है, इवन दो के सब एंड्रॉयड चला रहे हैं, मगर स्किन और लेयर्स वो अलग-अलग ऐड करते हैं। ओईएम कोर कॉम्पिटेंसी वो लेयर है जो ओईएम डालते हैं, जिस तरह से एंड्रॉयड के फ़ोन में ओईएम डालते हैं। और बैक एंड फिर क्लाउड सर्विसेज़ है। सो पूरा का पूरा स्टैक है ये, जिसमें मुख्तलिफ लेयर्स पे, मुख्तलिफ लेवल पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो। अच्छा, दैट्स द एंड ऑफ एसडीवी। इससे आगे मैं एसडीवी पे बात नहीं करूँगा। हो क्या रहा है दुनिया में? आप लोगों से बहुत पहले, उमूमन आप लोग उस वक़्त पैदा नहीं हुए थे। एक ज़माने में एक ब्राउज़र हुआ करता था, नेटस्केप। अम, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो कोई मसला नहीं। उसका फाउंडर जो था, एक बंदा था, नाम था मार्क एंडरसन के नाम से। वो उसने मोज़िला भी बनाया, ये आपको शायद नज़र आए, आपको ऐसा पता हो इन चीज़ों का। ये जो है इसने स्टार्ट किया था। उसने एक बात कही थी 2011 में कि सॉफ्टवेयर इज़ ईटिंग द वर्ल्ड। एंड उसकी ये बात जो है उस ज़माने में काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आई थी, ये क्या मकसद है। उसने बहुत जनरल सी बात की थी, सॉफ्टवेयर विल ईट द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया की सारी चीज़ें जो हैं वो सॉफ्टवेयर खा जाएँगी। और ये चीज़ बहुत साफ नज़र आनी शुरू हुई 2011 से अब 10 साल में, 10-12 साल में बहुत साफ नज़र आना शुरू हुई। पहले टीवी में सेट टॉप बॉक्स में आपको बॉक्स खरीदते थे, टीवी लगाती थी, सब खत्म हो गया, सब सॉफ्टवेयर ने खा लिया है। अब आपके फ़ोन में भी वही टीवी देख सकते हैं, वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपके स्क्रीन पे नज़र आती थी। गाड़ियों में भी अब वही हो रहा है। सॉफ्टवेयर एक्सटेंसिवली जो है मेन प्लेयर बनता जा रहा है और वो चीज़ों को खाता जा रहा है। सॉफ्टवेयर इज़ ईटिंग द वर्ल्ड, मीनिंग सॉफ्टवेयर हर चीज़ को, हर साइकी को, हर एलिमेंट को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। एआई और एजीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो नेक्स्ट 2 फ्रंटियर्स हैं, प्योरली सॉफ्टवेयर इनेबल्ड है। वंस यू गेट वंस एक इस पॉइंट पे पहुँच जाएँ हम सॉफ्टवेयर के, देन आई थिंक दिस प्रेडिक्शन इज़ कंप्लीटली ट्रू। उस पॉइंट पे इस बात का यहाँ पे हाइलाइट करने का सिर्फ़ मकसद ये था कि अगर आप हाईकोर्ट गुरु से कुछ सीखना चाहें, इवन कि आपका डे टू डे ज़िंदगी में अभी जो है कोई अ, इरादा नहीं है सॉफ्टवेयर की तरफ जाने का, आप सॉफ्टवेयर से बच नहीं सकते। किसी न किसी पॉइंट पे, किसी न किसी जगह पे आपको सॉफ्टवेयर ज़रूर अ, वास्ता पड़ेगा, एज़ अ यूज़र और एज़ अ डेवलपर। सो सॉफ्टवेयर से बचना नामुमकिन। सो हाईकोर्ट गुरु आपके लिए इस मामले में बेहतर है कि आपको सिखा रहा है कि किस तरह से एंगेज करना है। दैट्स इट, दैट्स द आखिरी स्लाइड थी। अगर कोई सवाल है, कोई कमेंट है, ओपन उसकी। थैंक यू वेरी मच सर अब्दुल समी। ऑडियंस, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है और मैं आई कोड गुरु की मैनेजमेंट टीम में हूँ और हम यहाँ सिलिकॉन वैली में होते हैं। जो सर अजीम अब्दुल समी है, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड। और थैंक यू सर फॉर टेकिंग टाइम और हमारे स्टूडेंट से बात करने के लिए। और मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि ही इज़ एट ए पोजीशन ऑफ वीपी। वीपी है ये, पोजीशन ऑफ वीपी है एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, which is a big company in Europe and also has its presence in United States. So he's at a very senior position. So thank you very much, sir, for taking time and enlightening us with this talk. तो बहुत शुक्रिया आपका। सैटरडे, यहाँ सैटरडे की सुबह है, रमज़ान है, रोज़ा है, फिर भी आपने टाइम निकाला और स्टूडेंट से बात की। तो मेरा सर एक छोटा सा सवाल था कि हम जनरली देखते हैं कि चीज़ों में ना स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है। जैसे मेरा चूंकि ज़्यादा ताल्लुक सेलुलर या मोबाइल से है, तो इन द एंड सेलुलर सिस्टम्स बने, एक स्टैंडर्ड बना ताकि ये ना हो कि यू फोन एक अपना ही मोबाइल लिंक बना ले और मोबाइल लिंक कोई और टावर्स खड़े करने शुरू कर दे और वो आपस में बात ना कर सके। तो क्या व्हीकल्स में ये जो अब सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स हैं, क्या इसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन एंटर किसी हद तक है कि बाद में ये जो गाड़ियां हैं ये किसी एक स्टैंडर्ड की तरह बने, या अभी जिस जो उनसे कंपनी इंडिपेंडेंटली ही अपने काम कर रही हैं और कोई एज अ स्टैंडर्ड इन्फोर्स नहीं किया जा रहा? सो वेरी गुड क्वेश्चन। मसला ये हो रहा है, अभी जो है बहुत अर्ली डेज है। सो अभी जो है हर कोई अपने तरीके से काम कर रहा है।
मगर इस कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है V2X कहलाता है कि व्हीकल टू एक्स, एक्स मीन्स व्हाटएवर कनेक्शन। सो गाड़ी गाड़ी टू गाड़ी और गाड़ी टू सिटी और गाड़ी टू एनीथिंग एल्स कनेक्शन जो है उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की जा रही है। सो एटलीस्ट आउटसाइड द कार स्टैंडर्डाइज स्टार्ट हो, इनसाइड द कार जो मिडिल वेयर का कॉन्सेप्ट है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे आया है कि वो आपके हार्डवेयर को एक्सक्लूड कर देगा। सो अगर आप एनवीडिया यूज कर रहे हैं या आप अपनी कोई चिप यूज कर रहे हैं या आप कुछ और यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर वुड बी सेपरेटेड आउट। वो मिडिलवेयर जो है बीच में आपको स्टैंडर्डाइज कर देगा। अभी भी हार्डवेयर के अंदर जो है स्टैंडर्डाइजेशन अभी नहीं बिल्ड हुई है। मल्टीपल कंपनी जो है अपने अपने अंदाज से स्टेप कर रही हैं, चीज़ों को आगे लेके जा रही हैं। सो अभी हार्डवेयर पे नहीं पहुंचा है। होपफुली, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इवेंचुअली एवरीथिंग वुड गो टू स्टैंडर्डाइजेशन। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी स्टूडेंट्स भी बिल्कुल आप जो क्वेश्चन है पूछिए, अनम्यूट कीजिए और पूछिए जो क्वेश्चन है आपके। कपल ऑफ टाइम मैंने देखा कि किसी ने हाथ उठाया और फिर जवाब देने से पहले डोंट सी देम, सो Sir, I have a question. बिल्कुल। अ, हमारा यहाँ पे हर चीज़ के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ रहा होता है कि सस्टेनेबिलिटी, लाइक आपने हर चीज़ के अंदर सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट डाल रहे होते हैं, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एंड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही होती है कोई भी कंपनी, लाइक इंटरनेशनल लेवल पे? सो ये काफी वास्ट टॉपिक है। अब मैं इसको दो छोटे छोटे आंसर दूंगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी आपके जो रिसोर्सेज हैं आप कैसे यूज कर रहे हैं उससे होता है। मकसद क्या है रिसोर्सेज का? आप पानी कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में पानी बहुत इस्तेमाल होता है, जब जब डिजाइन वेफर बना रहे होते हैं। सो आप किस तरह से वो सब उस पर आता है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी की तरफ काफी सालों से चल रही है। इट्स फोकस्ड ऑन इट। अब जो ज्यादातर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में फोकस हो रहा है कि वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो और कार्बन न्यूट्रल हो। हमारी कंपनी का इरादा है 2027 पे वी विल बी कार्बन न्यूट्रल, और 2032 में वी विल बी एनर्जी इंडिपेंडेंट। इसके मुकाबले में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वो कैसे काम करती है सस्टेनेबिलिटी की तरफ? जो नई गाड़ियां हैं वो उनकी माइल्स पर गैलन, उनके डिस्टेंस जितना ट्रैवल कर सकते हैं गैस के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। कैसे? इसी तरफ से दे आर ट्राइंग टू गेट एफिशिएंसीज आउट इंजन से। ऑन टॉप ऑफ इट, रीयूज ऑफ मटेरियल, सिंपलर मटेरियल दैट डजंट हैव टू बी थ्रोन अवे, वो सारी चीजें जो है आपकी सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। ये दोनों ट्रेंड सस्टेनेबिलिटी काफी ड्राइव कर रही हैं सब चीजों को, और मुस्तकिल इसी तरफ मजीद इन्वेस्टमेंट्स होंगे। ओके, ओके, ग्रेट सर। सर एक्चुअली मेरा इस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा सा शायद रिलेटेड ना भी हो, बट एक और क्वेश्चन है कि मैंने एक पॉडकास्ट देखी थी, उसमें ये बात हो रही थी कि चिप्स जो बनानी होती है ना, जो यूज़ हो रही होती हैं हर जगह पे, कंप्यूटर्स में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में, ये चिप्स को मैन्युफैक्चर करना बहुत मुश्किल है और मेनली बहुत कम जगहों पे जैसे ताइवान में बनती हैं, एंड लाइक इनको बनाना बहुत मुश्किल है। जैसे आप कह रहे थे कि पानी इनमें बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, तो इसकी क्या वजह है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत मुश्किल है चिप्स की जो यूज़ हो रही होती है मुश्किल करके? इसलिए है कि हर चीज की तरह अब हर जगह आपको ब्रेन सर्जन नहीं नजर आएंगे। राइट? सर्जन बनने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत होती है, और उस मेहनत के बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं और फिर आपकी एक्सपीरियंस काउंट होता है। एक फैब लगाने के लिए, वेफर फैब लगाने के लिए आपको उस तरह के हजारों लोग चाहिए उस लेवल की एक्सपर्टीज के साथ। अगर आपके पास है तो आप सेटअप कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकेंगे। चाइना सेटअप कर चुका था, ऑलमोस्ट रेडी था, पाबंदियां लग गई वो दूसरी बात। ऐसा नहीं है कि वो नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करती, नॉलेज एग्जिस्ट करती है। नॉलेज को कनेक्ट करके एक जगह पे ला के डेवलप करके और बनाने में टाइम लगता है। गवर्नमेंट अगर शामिल हो जाए तो शायद हो जाए आसानी से, बट गवर्नमेंट अपनी इनएफिशिएंसीज लेकर आती है। उमूमन गवर्नमेंट इन सब चीज़ों में इतना कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे बात नहीं कि नहीं समझ में आता और नहीं कर पाते। हमारी कंपनी में जो हमारे जो फैब्स है वो ताइवान में नहीं है। हमारी जो है वो यूरोप में है, ट्यूनीशिया में है और सिंगापुर में। सो हमने जो फैब्स है वो दूसरी जगह पे लगाए हुए हैं। और जो लोकल यूनिवर्सिटी के साथ मिलके वहाँ से ग्रेजुएट लेके वी गो थ्रू दिस। सो
ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है कि जो है नहीं बन सकते, बन सकते हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकते, बिल्कुल बन सकते हैं। अगर नहीं बनते हैं वो दूसरी बात है। लेट्स स्टे अवे फ्रॉम दैट। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता Okay, sir. Thank you so much for है। your वो answer. Sir, I would like to question relating to mechanical engineering. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से अभी एक सेकंड, एक जी सेकंड। दानिश और नवीद, आई सी आपने हाथ उठाया हुआ है। नेक्स्ट आपकी तरफ आएंगे। रावी, गो अहेड। ओके गो अहेड रावी, आप आगे सवाल कीजिए अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से। जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से मैं ये सवाल कर रहा था कि जैसे फीड मिल्स होती हैं वहाँ पे डिफरेंट मशीन्स वगैरह हैं लाइक बॉयलर्स एंड क्रशर्स एंड मिक्सर्स एंड पैलेटिंग मशीन्स वगैरह, तो उनको भी मतलब है ऑटोमेटेड वे में मतलब है इन रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान वो कन्वर्ट किया जा सकता है विद द यूज ऑफ एलटी रूम्स एंड एलटी पैनल्स। थैंक यू। बिल्कुल। सो मेरी जो पहली जॉब थी सीमेंस में, वो ऑलमोस्ट यही काम था। मैं जो काम था बलूचिस्तान में, एक प्लांट लगा था स्टील रोलिंग मिल्स का। सो वो टिन प्लेटिंग करते थे। तो वो सारा का सारा ऑटोमेटेड था। 5 लोग चाहिए थे पूरे प्लांट को रन करने के लिए, मुख्तलिफ जगहों पे, और वो सिर्फ मॉनिटर करते थे कि सब चीज़ें उस हिसाब से चल रही हैं नहीं चल रही। सो ऑटोमेशन तो डेफिनेटली हो सकता है। मैकेनिकल अगर चीज़ है तब भी आपके सेंसर्स लगे होते हैं, आपकी चीज़ें डिटेक्ट हो रही होती हैं। यस, महंगा हो जाती हैं चीज़ें। अगर आप और पाकिस्तान में चूंकि लेबर की काफ़ी मिक़दार मौजूद है, काफ़ी सस्ती है। सो उमूमन जो स्टील और मिल ओनर्स हैं, वो ऑटोमेशन के बजाय वो मैनुअल वर्क की तरफ चले जाते हैं। मगर हो सकते हैं, बिल्कुल। So, according to you, as you are talking about efficiency, so would it be cost efficient or production efficient relative to low labor as you are talking about, or would it be costly according to efficiency in cost efficiency and production efficiency? तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो अलग से चीज़ नहीं है। तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज एन ओवरऑल एफिशिएंसी, जिसमें कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट इज एडेड इन, राइट। अगर आप कोई चीज़ को बनाने के लिए आपको 1,00,000 रुपए लग रहे हैं, और एक ही चीज़, उसी चीज़ को बनाने के लिए आपको 2,000 रुपए लग रहे हैं कहीं और जगह पे, तो इसका मतलब है आपकी जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो लो है एक जगह पे। और उसकी वजह से आपके जो ग्राहक हैं, आपके जो खरीदार हैं, वो उनको ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। सो आपने कैसे कंट्रोल करेंगे अभी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को? आप अपनी या तो थ्रूपुट बढ़ाएंगे, या फिर आप अपनी कॉस्ट ऑफ लेबर को लोअर करेंगे। सो उन सब चीज़ों के लिए अगर अगर आप ऐसे मार्केट में हैं जहाँ पे सस्ती लेबर मौजूद है, तो आप अपने हमेशा कॉस्ट ऑफ लेबर को नीचे नहीं करने की कोशिश करते। मगर आप अगर ऐसे मार्केट में आ गए कि आप उससे नीचे नहीं लेके जा सकते, आपको अच्छे लेबर नहीं मिलेंगे, तो फिर आप कोशिश करते हैं अपने थ्रूपुट बढ़ाने के लिए। आप नंबर ऑफ चीज़ें जो एक ही उसी पॉइंट में गुज़ार रहे हैं, उस लम्हे गुज़ार रहे हैं। Exactly. सो दीज़ आर द 2 बैलेंसेस जो आप करते हैं अपने ओवरऑल प्रोडक्शन एफिशिएंसीज़ को बढ़ाने के Right, sir. Thank you. लिए। यू आर वेलकम। नवीद? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम नवीद जमान, एक्चुअली आई एम a veteran of Silicon Valley. So I work for Aptiv. Actually, I'm working on smart vehicle architecture. So I just wanted to say that if we can connect offline, that would be really good. I'll appreciate that. बिल्कुल। एप्टेक के साथ हमारा बहुत अरसे से बहुत अच्छा ताल्लुक है, और अभी लास्ट वीक भी मुलाकात हुई थी, तो बिल्कुल। Acha, yeah, so I have sent you a LinkedIn request. So if you can please accept that, Naveed Zaman, बिल्कुल, and we'll connect offline. Yeah, thank you. नो प्रॉब्लम। थैंक यू। दानिश? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन रिलेटेड इससे कि जैसे आपने बात की स्टैंडर्डाइजेशन की, तो एक एक तरफ वो सॉफ्टवेयर थी जो कि हार्डवेयर के साथ बिल्कुल कपल्ड थी, एंड एक तरफ वो सॉफ्टवेयर थी जो कि हार्डवेयर के साथ थोड़ी डीकपल्ड थी, यानी कि थोड़ी एब्स्ट्रैक्शन। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि हर चीज़ आगे जैसे हम जाते जाएंगे वो स्टैंडर्डाइज होती जाएगी, तो जो स्किल्ड इंजीनियर्स होंगे, क्या वो उस साइड पे होंगे जो कि वो सॉफ्टवेयर लिख रहे होंगे जो कि हार्डवेयर के साथ बिल्कुल कपल्ड होगी, या उस साइड पे होंगे जहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स होंगे? Okay, so there are 2 scenarios here.
ये एक जो है जो हो चुका, और एक जो होगा। होगा जो है हमेशा जो है वो क्वेश्चन मार्क होता है प्रिडिक्शन के साथ। जो हो चुका, ज्यादातर जो इंजीनियर्स थे वो लोअर लेवल हार्डवेयर डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लिखते थे। सो आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नाम सुना हुआ, राइट? आप लोगों ने इस फर्मवेयर का नाम भी सुना होगा। फर्मवेयर जो होता है वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर डिपेंडेंट लिखते हैं उसको फर्मवेयर कहते हैं। FIRMWARE। एक्चुअली इफ यू गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा जोक है। आप हार्डवेयर के ऊपर फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर पे सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं। जो सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर के दरमियान जो चीज होती है उसको मिडलवेयर कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर के ऊपर जो चीज होती है, जो उमन सेल्स पीपल यूज करते हैं, और या इंजीनियर्स यूज करते हैं, उसको स्लाइडवेयर कहते हैं। क्योंकि एवरीथिंग इज रन ऑन पावर पॉइंट स्लाइड्स यहाँ की इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में। उसको स्लाइडवेयर कहते हैं जो उसके ऊपर होता है। और उसके ऊपर जो सेल्स यूज करती है बेचने के लिए चीजों को, उसको वेपरवेयर कहते हैं, यानी हवाई गोली देना बेसिकली। सो देर आर ऑल डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेयर्स। एनीवेज, वापस आपके सवाल की तरफ। ज्यादातर काम जो है अब तक फर्मवेयर पे हो रहा था। फर्मवेयर हमेशा रहेगा, क्योंकि आपके हार्डवेयर डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर लिखना वो खत्म नहीं होगा। मगर ज्यादा तेजी और ज्यादा डेवलपमेंट जो होगी वो मिडलवेयर या एप्लीकेशन लेयर में। सो ब्लैकबेरी का नाम आपने सुना होगा बहुत पहले। उन्होंने जो है कंपनी QNX के नाम से खरीद ली है। वो अपना मिडलवेयर डालते हैं, वो रन करता है उसके ऊपर। आप बिल्कुल एंड्रॉयड के एप्लीकेशन की तरह अपने डिफरेंट एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं। सो there are different developers that are writing at a higher level। काफी ज्यादा डेवलपर्स जो है वो अब ज्यादातर हाई लेवल पे काम लिखते हैं, लोअर लेवल पे कम लिख रहे हैं। बट काम दोनों जगह पे होता है, तादाद का फर्क। आई होप मैंने आपका जवाब दे दिया दानिश। यस सर, थैंक यू। उबैद। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा सा मुझे आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप तेज बोलेंगे? यस सर। सर मैं कह रहा था कि मेरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड ही है। हाँ। सर जिस तरह से हम कंप्यूटर्स की हिस्ट्री में देखते हैं कि कंप्यूटर्स जिस तरह स्टार्ट हुए, दे स्टार्टेड एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स, राइट। लेकिन ये है कि फिर बाद में हमने देखा कि ये इतना फीजिबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, तो हम माइक्रोचिप्स की तरफ चलते गए। और वो फिर वो पूरी एक हिस्ट्री है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन, राइट। तो उसी तरह आपने जिस तरह अभी व्हीकल्स की बात की कि इनकी हमारे पास अभी अब जो फोर्थ एक जो करंट सॉफ्टवेयर डिफाइंड लास्ट सेंटेंस रिपीट करेंगे, उसकी किसकी बात की है आपने? मैं सॉरी उबैद, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। तो किसी और को समझ में आ रहा है तो अगर if they can repeat it, मेरे ख्याल सर उबैद आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आप ऐसा करें कि अपना क्वेश्चन चैट के अंदर ड्रॉप कर दें, तो उतनी देर तक हम बाकियों से सर कम्युनिकेट कर लें आप। जब तक हम वेट कर रहे हैं, अब्दुल रहमान। अस्सलाम वालेकुम। सर जैसे कि गाड़ियों में AI और AGI आ रहा है, तो अगर जस्ट इमेजिन कि अगर गाड़ी चलते चलते उसमें सॉफ्टवेयर में एरर आ गया और एक्सीडेंट हो गया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? गाड़ी में AI और AGI के बगैर एक्सीडेंट होते हैं? तो सर मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं है सर, आपसे नहीं, मैं आपसे सवाल नॉलेज नहीं है इतना। नहीं, आपसे जी सर। सवाल कर रहा हूँ। अभी आपके पास जो गाड़ियां हैं पाकिस्तान में, उनमें भी बगैर AGI और AI के एक्सीडेंट होते हैं। एक्सीडेंट होना और AI और AGI का डालना दो सेपरेट चीजें। मेरी उम्मीद ये है कि जो है AI और AGI इतनी जल्दी नहीं आएंगे। अभी नॉर्मल इंटेलिजेंस है इंसानों में, वो काफी है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं मुझे। सर सॉरी, मैं क्वेश्चन मतलब ये पूछ रहा हूँ कि तकरीबन 6 माह पहले बात सुनी थी, स्क्रोलिंग करते शॉट आया था कि चाइना में ना टेस्ला की कार का एक्सीडेंट हो गया, वो सेल्फ ड्राइविंग पे
कार चल रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मतलब सर मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो सेल्फ ड्राइविंग पे एक्सीडेंट क्यों होता है? काफी यहाँ पे भी होता है एक्सीडेंट सेल्फ ड्राइविंग में। आप पहली बात ये है, टेस्ला में जो सेल्फ ड्राइविंग है, इट्स सुपरवाइज्ड सेल्फ ड्राइविंग। इट्स नॉट वो ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया और आप सो गए। आपको जाग के आपको देखते रहना होगा। यस, गाड़ी खुद बहुत चल रही है, लेन चेंज करती है, आगे टर्न वगैरह करती है, मगर आपको तवज्जो देनी होगी। अगर आप नहीं देंगे और गाड़ी अपनी डिसीजन खुद कर रही है, उसमें कभी कोई गलती कर देती है। लाइक इंसान जब गलती करता है, अगर आप देख भी रहे हो तब भी गलतियां होती हैं। सो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इसलिए सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि काफी जगहों पे इस चीज को लेके जो है अफवाह बनाया जाता है कि जो है दुनिया में जो है इन सब चीजों की चीजें ले लेंगी आपके ऊपर। इंसानी अकल और इंसानी डिसीजन मेकिंग कई हजार गुने बेहतर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अभी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जब आएगी, बात होगी, उस पर बात करेंगे। वो टॉपिक ऐसा नहीं है। बट यू आर राइट कि जैसे जैसे जितनी जितनी ऑटोमेशन चीजें जाती हैं, उतना इंसान का कंट्रोल कम होता जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है होपफुली प्रोडक्ट मेकर थोड़ा सा तवज्जो के साथ गाड़ी बनाए। चलें, शुक्रिया सर। उबैद साहब, आप दोबारा आए हैं, आपने हाथ उठा हुआ। रियली सॉरी, वो सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। कोई मसला नहीं। सर मैं क्विकली अपना क्वेश्चन करूंगा। मैं ये कह रहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारे पास 3 बड़े चैलेंजेस हैं, इसके अलावा और भी हैं। एक तो ये है कि बैटरी का हमारे पास बहुत बड़ा इशू है कि बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, और इसमें हमारे पास डिफरेंट हम यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज। मतलब ये है, कहने का है कि 3 चैलेंजेस इस टर्म में है कि इनकी अडॉप्टेबिलिटी की से रिलेटेड, कि हम क्यों इतनी जल्दी जो है, लाइक जिस तरह मोबाइल फोन हम बटनों से एकदम से टच स्क्रीन की तरफ आ गए, तो हम मैकेनिकल व्हीकल से इस तरफ क्यों नहीं आ पा रहे। इसमें 3, एक तो ये बैटरी आ जाती है, दूसरी जो है एक ऑयल कंपनीज की मोनोपोली जो हम कह लें कि वो नहीं चाहते कि हम आउट ऑफ बिजनेस हो जाएं, और तीसरा मेरे जहन से निकल गया, सॉरी। तो सर इसमें एक हमने ये भी एक न्यूज़ सुनी है कि एप्पल जो है वो भी इस मार्केट में इंटर हो चुका है, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है। तो सर जिस तरह आपने ड्यूरिंग द आपने कहा था कि एप्पल ने जिस तरीके से मोबाइल्स को रेवोल्यूशनाइज किया, तो आप किस तरीके से देखते हैं कि एप्पल की क्या अप्रोच होगी इससे रिलेटेड, और आपकी कंपनी में इन जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करने से रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रेटजी? सो सॉरी टू टेल यू दिस, बट एप्पल डिसाइडेड कि जो है उनको इस पे गाड़ी नहीं बनानी। पिछले महीने उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि वो इस सब नहीं जा रहे हैं। आपने जो सवाल किया है, बिल्कुल सही सवाल है कि बहुत सारी मुख्तलिफ मुश्किलात हैं इस सब जाने। बट ये मुश्किलात एक ट्रेडिशनल गाड़ी की मुश्किलात से कहीं कम है। ये देखिए, पाकिस्तान ने काफी दफा कोशिश की गाड़ी पाकिस्तानी गाड़ी बनाने, मुश्किल हुई। चाइना ने काफी दफा कोशिश की, उसकी लेवल ऑफ गाड़ियां जो है उस लेवल पे ना नहीं पहुंच पाई जो BMW और वोक्सवैगन और मर्सिडीज बना रही। इसके मुकाबले में जब वो स्विच हुए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, उनकी गाड़ियों की भी वही क्वालिटी है जो दूसरी गाड़ियों की। अब जो डिफ्रेंसिएशन है गाड़ी के अलावा, जो डिफ्रेंसिएशन है वो सॉफ्टवेयर और अदर उस मुख्तलिफ अदर फीचर्स के ऊपर है। ये बात करना कि बैटरी इज एन इशू, बैटरी इज पूरी दुनिया में हर जगह इशू है। बैटरी को बनाना, उसको चार्ज कैसे करना, कैसे रखना, मुश्किल सवाल है। मगर ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा है। मैं पर्सनली जानता हूँ उन साहब को जो यहाँ पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स बना रहे हैं। जिप ZYP के नाम से है, फ्लीट पे भी बना रहे हैं, इंडिविजुअल सेल्स के लिए नहीं है, बट उन्होंने बना के वो सर्विस करना चाह रहे हैं। सेम चीज़ वो उन्होंने भी फीचर्स ऐड किए हैं कि गाड़ी के सेंसर पर बताएगा गाड़ी में मोटर बाइक पे कितनी स्पीड पे चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उस मोटर बाइक से आएगी। और मोटर बाइक जो है इलेक्ट्रिक होगी, शाम को जब वापस आएगी तो वो चार्ज पे लग जाएगी। सो सेविंग है, काम हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। थोड़ा सा पाकिस्तान में और दूसरी स्टेबिलिटीज, दूसरी मुश्किलात हैं। बट एक पॉइंट पे ऑयल कंपनीज जितना ऑयल बेचना चाहे, वो इस बात पे नहीं आ सकते कि जो है गाड़ियां इवेंचुअली ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी लेंगी। आज नहीं,
10-12 साल, शॉर्ट टर्म नहीं। आई होप राइट आई सर। क्वेश्चन। यस सर। सर तो इसमें जो सस्टेनेबिलिटी वाला फैक्टर है कि जो हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हम कहते हैं, सस्टेनेबिलिटी गोल से रिलेटेड हम बात करते हैं, कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं, तो सर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग है और इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो हम देखते हैं कि वो एक नॉर्मल जो मैकेनिकल व्हीकल है उससे कहीं ज़्यादा है। तो सर इस सारी डिबेट को आप किस तरीके से देखते हैं? नो, दोबारा से रिसर्च करें इस मौजू पे। नहीं, फुटप्रिंट ज़्यादा नहीं है। अगर आप इस तरह से फुटप्रिंट देखेंगे तो सो वो फुटप्रिंट क्या है देखते हैं, कहते हैं कि जो आपको केमिकल्स चाहिए बैटरी बनाने के लिए, उनका फुटप्रिंट सेपरेट काउंट करते हैं। उसके बाद फिर बैटरी का फुटप्रिंट आपने अलग से ऐड किया, और फिर गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो फुटप्रिंट चाहिए वो अलग से ऐड किया, और जो इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करते हैं आप उसका फुटप्रिंट आप अलग से ऐड करते हैं। अगर आप तीनों फुटप्रिंट ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, यही तीनों फुटप्रिंट आप ऐड करें ऑयल के लिए भी। ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है वो काफ़ी उसको ऐड करें, एक्सट्रैक्शन ऐड करें, रिफाइनमेंट ऐड करें, और फिर डिलीवरी ऐड। इफ यू ऐड ऑल ऑफ दोज़ पीसेस आपके नॉर्मल कार में, सस्टेनेबिलिटी वाइज़ इट्स वर्स। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आपने तो अभी ग्रीन हाउस गैस की बात नहीं की, जीएचजी अगर आप ऐड कर दें उसके ऊपर, सो यस, जीएचजी दोनों साइड पे है। जीएचजी यहाँ पे भी है, इलेक्ट्रिक कार पे भी है, क्योंकि आप चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज के लिए आपने जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है वो अगर गंदे सोर्स से आ रही है, सो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा उस पे। गंदे सोर्स का मतलब ये है कि कोल से या ऑयल से आ रही है। इसके मुकाबले में अ, जो नॉर्मल व्हीकल है उसमें भी सोर्स वही होगा, आपका ऑयल ही डलेगा, आप जीएनजी ही प्रोड्यूस करेंगे। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज़ एन ऑप्शन कि आप क्लीन सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा गाड़ी बन गई है, उसके बाद जो ऑनगोइंग जीएनजी है, आपकी नॉर्मल कार विल कंटिन्यू टू मुस्तकिल जो है प्रोड्यूस करेगा ग्रीन हाउस गैसेस जीएनजी। इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, वो प्रोड्यूस करना खत्म कर देगी, जो ऐसे ही बन जाती है, क्योंकि उसके बाद यू कैन चार्ज इट विद अ क्लीन सोर्स, मीनिंग अगर आप सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो सोर्स है वो क्लीन हो गया। तो आपकी कार की जो ऑनगोइंग जीएनजी प्रोडक्शन है, वो ज़ीरो हो गई। सो यस, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप दोनों में यूज़ होगा, दोनों का कार्बन फुटप्रिंट होगा, बट मैन्युफैक्चरिंग के बाद आपका कार्बन फुटप्रिंट ज़ीरो हो सकता है, अगर आप डिपेंड करता है आपने कैसे यूज़ करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, जबकि ऐसा नहीं होगा आपके नॉर्मल व्हीकल। आई होप मैं आंसर कर पा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर राइट कि सर। राइट सर, यू हैव आंसर्ड दिस। अब्दुल्ला शाहिद, आपका हाथ आपने उठाया हुआ है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल सर मैं पूछना चाह रहा था कि हार्डवेयर और माइक्रोचिप डेवलपमेंट में क्या करियर बना सकता हूँ मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ बीएसआईटी। स्टूडेंट ऑफ बीएसआईटी सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, आप हार्डवेयर में जाना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा हार्डवेयर के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर अगर आप जितना क्लोज़ जाएँगे, अम, आपको उतना लोअर लेवल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। मकसद ये है कि आप फर्मवेयर लेवल पे आप काम करें। कितना बना सकते हैं? आपको सी आनी चाहिए। देयर इज़ नो अदर वे अराउंड। अगर आपको सी में प्रोग्रामिंग नहीं आती है, आप हार्डवेयर लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पाए। ऑफ कोर्स सिंपल तरीका ये है कि आप हार्डवेयर इंजीनियरिंग करें और उस तरफ से जाएँ। मगर अगर आप सॉफ्टवेयर में रहते हुए हार्डवेयर के करीब जाना चाह रहे हैं, तो आपको लोअर लेवल लैंग्वेज आनी चाहिए। सी इज़ एन एग्ज़ाम्पल। ओके सर, थैंक यू। यू आर साहिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल है कि मैं बीएस केमिस्ट्री का मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं इन सब में कैसे एक्सेल कर सकती हूँ? बीएस केमिस्ट्री, अगर आपका बैकग्राउंड डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में काम करते हैं। अगर आप मैं जवाब दूँगा ऑटोमोटिव के हिसाब से। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल यूज़ होते हैं, राइट? ट्रेडिशनली अभी आपके बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से लेके
डिफरेंट जगहों पे, आपकी गैसोलीन मिक्सचर एंड ऑल दिस पीसेस। इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें भी आपको केमिकल इंजीनियरिंग की काफ़ी ज़रूरत है। आई एम अज्यूमिंग अगर आपने बीएस केमिकल में किया है, तो आपको उस साइड पे जाना पड़ेगा। अगर आप उस साइड से नहीं रहना चाहती, अगर आप सॉफ्टवेयर की तरफ से जाना चाहती हैं, तो एंट्री इन कंपनीज़ में उनकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जानी। एक साइड अगर बैटरी बना रहा है, तो जहाँ पे भी बना रहा है, वहाँ पे ऑटोमेशन हो। उनको ऐसे लोग चाहिए जो बोथ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को समझ सकें। उस तरफ से जाके एंगेज करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि सर जो बैटरीज की जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत ज्यादा आगे आ जाती है रिसर्च में कि हाइब्रिड बैटरीज हैं, बैटरीज के कैटलिस्ट हैं और उनको आप कैसे ज्यादा एफिशिएंसी ले सकते हैं, उनका जो चार्जिंग टाइम है और उसको डिचार्ज ही कह सकते हैं कि वो, और उसको टाइम को ज्यादा कैसे कर सकते हैं। सर इसी पे ज्यादातर रिसर्च हो रही है। क्या मैं स्पेसिफिक इस साइड पे रहूं या मैं फिर केमिकल्स, प्योर केमिकल्स जो यूज हो रहे हैं उधर? क्योंकि सर मुझे ये सॉफ्टवेयर, ये लैंग्वेजेस तो मुझे नहीं आती, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, क्योंकि मेरा तो बैकग्राउंड इसमें तो है ही नहीं। तो सर मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि मैं क्या करूं। आपको लैंग्वेज सर कलीम, मैं इसके आंसर ऐड करूं थोड़ा सा? बिल्कुल सफर साहब। जी 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 स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर जफर है। तो हम आईकोड गुरु की मैनेजमेंट टीम में होते हैं यहाँ सिलिकॉन वैली से। तो मैम सहर, अभी हमारे एक स्टूडेंट अमेरिका जा रहे हैं पीएचडी करने के लिए, और प्रोफेसर ने उनसे एक क्वेश्चन किया आखिर में कि ऐसा तो नहीं है कि आप एमएस करने के बाद टेस्ला ज्वाइन कर लेंगे? तो बीएस बीएस वो वो बैटरी में पीएचडी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह आपने खुद कुछ डोमेन्स बताए जिनमें केमिस्ट्री के लोग चाहिए, लेकिन जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसमें केमिस्ट्री के, केमिकल इंजीनियरिंग के बेशुमार लोग चाहिए। इसके बाद जो डिस्प्ले इंडस्ट्री है, जो आपका आईफोन का डिस्प्ले बनता है, टीवी का डिस्प्ले बनता है, उसमें बेशुमार केमिकल चाहिए। क्या आप एक ऐसा नया केमिकल बनाए जो रेड कलर को ज्यादा अच्छा दिखाए या ग्रीन कलर को ज्यादा अच्छा दिखाए? इसके अलावा आपने जितनी डोमेन्स बताई हैं, तो अगर आप आईकोड गुरु पे रेगुलर रहेंगी, आई थिंक यू आर अ न्यू स्टूडेंट, तो हम आपको पहले तो इस काबिल करेंगे कि आपको पीएचडी का फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए, और फिर इस काबिल कर देंगे कि आपको इन कंपनीज में जॉब मिल जाए। तो वी नो द राउट, इंशा दीज आर अवर एक्सपर्टीज। इंशाल्लाह सर। सर मैंने आईकोड गुरु को ज्वाइन कर लिया है और सर मैं अब रेगुलर रहूंगी। आइल्स, जीआरई की प्रेप, जो भी सर आप मुझे बस रोड मैप बता दें कि करना क्या है, बाकी मैं कर लूंगी। क्योंकि सर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने 3 एमफिल के स्टूडेंट के साथ वॉलंटियर वर्क जाके किया है, उसमें नैनो पार्टिकल की प्रोडक्शंस, फिर सोडियम एल्जिनेट के हाइड्रोजल बीड्स बनाने, सर उनकी करेक्टराइजेशन करनी, सर उसके बाद ओरिजिन लैब के ऊपर उसको कैसे डाटा को डिस्प्ले करना है, उसको करेक्ट कैसे करना है, वो सारा सर मैंने सारा कुछ यूट्यूब से, टीचर से जाके सीखा है। लेकिन सर मुझे अब नेक्स्ट समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसे ऑफलाइन अगर डिस्कस वो करते हैं। हाँ मैम, इसे ऑफलाइन जी डिस्कस सर। करते हैं, डिस्कशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, लेट्स गो टू जी द सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। बिफोर को मैं इसका एक सिंपल सा जवाब दूंगा। ये कहना कि मुझे लैंग्वेजेस नहीं आती है, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, सही नहीं है। आपने अभी 2 लैंग्वेजेस सवाल कर रही हैं, उर्दू और इंग्लिश। लैंग्वेजेस आती हैं। पाइथन कोई खास लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह आपने उर्दू और इंग्लिश सीखी है, उसी तरह से आपको ये भी सीखनी है। और सीखनी है, क्यों सीखनी है? क्योंकि जिस तरह से मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हर चीज़ पे सॉफ्टवेयर होगा, सीखनी पड़ेगी। जी सर। जी सर। वजाहत आपने आप है? मेरा क्वेश्चन है कि हाइब्रिड कार्स या इलेक्ट्रिक कार। सॉरी वजाहत, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। हेलो, अब क्लियर आ रही है? हेलो, अब क्लियर आ रही है? जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग हाइब्रिड कार्स की तरफ क्यों नहीं जा रहे, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स प्लस पेट्रोल या डीजल कार। एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या हम लोग सोलर पावर यूज़ नहीं कर सकते विद इलेक्ट्रिक के अंदर, जो बैटरी कंजप्शन में एफिशिएंट हो जाएगा? सो पहले दूसरा सवाल आपका ज़्यादा आसान है, तो पहले मैं इसका जवाब दे दूँ। सोलर पावर बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, मगर इतनी सोलर पावर नहीं हो। जो सोलर सेल्स हैं, उसमें भी अभी केमिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं हुई है कि आपकी जो कन्वर्जन हो,
वो इस हद तक इतनी एफिशिएंट हो कि आपकी गाड़ी उस पे चल जाए। आपको बहुत बड़ा सोलर पैनल चाहिए गाड़ी को चलाने के लिए। तो गाड़ी से बड़ी आपको सोलर पैनल हो गया तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। अभी जो कन्वर्जन रेट है वो मेरे ख्याल से 12 से 15 या 15 से 16% है। जितनी सनलाइट गिरती है उसका 16% या 20%, लेस देन 20% कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी में, बाकी ज़ाया होती है। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़ा पैनल चाहिए। अगर किसी पॉइंट पे होपफुली विल कम टू अ पॉइंट कि आपका एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी 70-80% अगर हो जाती है तो आपका पैनल का साइज़ छोटा हो जाएगा एंड देन वी कैन गेट टू दैट पार्ट। अभी नहीं है हम, तो हम अभी अगर करना है ये तो आपको बैटरी चाहिए जो सोलर पैनल्स के पावर को कैप्चर करे, स्टोर करे और गाड़ी आपकी जो बैटरी में चले। हाइब्रिड क्यों नहीं यूज़ करते? हाइब्रिड यूज़ करते हैं। काफ़ी जगहों पे पहले सवाल के जवाब। काफ़ी जगहों पे हाइब्रिड कार्स काफ़ी मशहूर है। मेरे पास खुद एक हाइब्रिड भी है। ये काफ़ी जगहों पे चल रही है। मसला हाइब्रिड के साथ ये कि उसमें दोनों गुड ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक भी चलती है, आपकी गाड़ी में इंजन भी है, तो दोनों आसानियाँ आपके पास हैं, पर उसमें बैड ऑफ बोथ वर्ल्ड्स भी हैं, राइट? अभी हमने बात की गाड़ी में जो फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक है और आपकी गैस व्हीकल का एक है। अम, उसमें दोनों का है, क्योंकि आपको बैटरी भी चाहिए और आपको इंजन भी चाहिए और इंजन आपका मुस्तकिल चलेगा। सो हाइब्रिड इज़ एक छोटा कदम है। अभी यस, पूरी दुनिया अगर यूज़्ड टू है एक तरह से गाड़ी चलाने की, और अगर बैटरी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टेक्नोलॉजी अगर अच्छी नहीं बनी है, तो छोटी बैटरी डाल के इस्तेमाल करें और इवेंचुअली विल गेट टू अ पॉइंट के ठीक है। मगर यस, सवाल सही है कि हाइब्रिड क्यों नहीं इस्तेमाल करते? हाइब्रिड इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सोलर की एफिशिएंसी नहीं है अभी। रावी साहब, आपने हाथ उठाया। Yes, sir. Sir, would like to ask an off-topic question. Basically, being a mechanical engineer, what do you think is the most probable language to enter into automated industry? Specifically related to electric vehicles. Thank you. बहुत मुश्किल सवाल है। मुझे इस हद तक अंदाज़ा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स को किस तरह के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। I already know some designing softwares like SolidWorks, Kesha, and ANSYS. These are designing softwares, and then after designing, you implement that how much pressure they can bear. But I'm asking you, what kind of specific language like Python तो or C++ तो or any सर other मैं इसका language? आंसर दे सकता हूँ? बिल्कुल Sure, सर। sure, सर sir. मुझे इजाजत दें। हाँ, तो आपको बेसिकली सी अच्छी आनी चाहिए। दैट्स अ गुड पॉइंट, यस। अभी Sorry, sir. if you know the C language, you are the king. Then Okay. everything will be easy for you. Yes, C अच्छी आनी चाहिए आपको। दूसरे अल्फाज में Thank you. C में आपको लीड कोड करना आना चाहिए। अगर आप C में लीड Lead कोड के codes. 200-300 सॉल्व कर लेते हैं तो you can claim that you are a good C engineer. You know the language. And then being a mechanical engineer, I can enter into automation industry. You can enter in any industry. You will Okay, get more okay. job. Thank you You very will much. choose the job, right? Thank you very much, sir. थैंक यू। जी बिल्कुल, मैं भी ऐड करूंगा कि ये आजकल मतलब पाइथन पे ज़्यादा जोर है काफ़ी, और पाइथन काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। लेकिन जहाँ हार्डवेयर की बात आती है ना, जिस तरह सर अब्दुल समी भी दिखा रहे थे, C++ और सी, मतलब जब आप हार्डवेयर के क्लोज चले जाते हैं वहाँ पर एग्जीक्यूशन की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आपने डिसीजंस जल्दी करने हैं, आपका फॉर लूप जल्दी कंप्यूट होनी है, वहाँ पर पाइथन और जावा लैग करती हैं। लेकिन हम अगर आप ओवरऑल फ्रेमवर्क्स की बात करें, वहाँ पर ये लैंग्वेजेस प्रोग्रेस कर रही हैं और बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन टाइम क्रिटिकल चीज़ों में जहाँ पे जिस तरह अब मैं चूंकि वायरलेस में काम करता हूँ, फ़ोन में आपके जो एल्गोरिदम्स जा रहे होते हैं वो हम सी में या C++ में लिखते हैं, वो हम पाइथन में नहीं लिख सकते क्योंकि पाइथन स्लो है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि पाइथन इंपॉर्टेंट नहीं है, अब एआई का ज़्यादातर काम पाइथन में हो रहा है। तो लेकिन हाँ, अगर आप हार्डवेयर के करीब काम करना चाह रहे हैं, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन वो करना चाह रहे हैं जो एग्जीक्यूट हो सिलिकॉन चिप्स पे, तो वहाँ पर C और C++ की इम्पोर्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है। जी थैंक यू।
थैंक यू। आपने एक बात की जिसपे मुझे याद आई एक चीज़, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। मैकेनिकल इंजीनियर्स जो है वो ज़्यादातर सॉलिड वर्क्स और एनसिस यूज़ करते हैं। एनसिस के एक ब्रांच चल रही है आजकल, उसको कहते हैं डिजिटल ट्विन। व्हाट इज डिजिटल ट्विन? यस डिजिटल सर। ट्विन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि आप एक फिजिकल चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल बनाएं, और आई शुड से डिजिटल मॉडल बनाएं। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। यस, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। इलेक्ट्रिकल मॉडल तो बन जाता है, दिस इज अ फिजिकल मॉडल। तो आपकी गाड़ी, अगर आपने कंटेनर फ्लूइड मैकेनिक्स पे बना कॉन्सेप्ट बनाना है, तो ANSYS अलाउज यू टू, क्या आप उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स लॉज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन, जैसे सॉलिड वर्क्स है और ANSYS बोथ डिजिटल टू मैकेनिक्स। सारा सॉफ्टवेयर के अंदर जो पीछे जो पैरामीटराइजेशन है, सब के सब जो है वो सी में होती है। तो अगर आपको सी आती है तो आप यू कैन क्रिएट अ मॉडल ऑफ फ्लूइड इंजेक्शन, जो फ्यूल इंजेक्शन जो फ्लूइड डायनामिक्स। और फ्लूइड डायनामिक्स, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो आप डिजाइन कर सकते हैं उसमें। सो अगर अगर आप उस साइड पे, Exactly. So C is the language for mechanical engineers. सी इज अ लैंग्वेज फॉर एवरीवन, बट आई वोंट से दैट वेरी। Okay. Yeah. Thank you, sir. और कोई सवाल नहीं है तो इसको यहाँ पे रोके, फिर खत्म करें। जी स्टूडेंट, any last question? One, two, three. Okay, sir. Thank you very much. It is a privilege for us to have you in our webinar today. आई होप स्टूडेंट्स ने बहुत सीखा होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने सर कलीम की जान नहीं छोड़नी, आप इन्हें लिंक्डइन पे ऐड करें। फील फ्री टू आस्क हिम क्वेश्चंस, गेट गाइडेंस। तो मेन पर्पस यही था कि आप लोग सिलिकॉन वैली के टॉप प्रोफेशनल के साथ इंट्रोड्यूस हो सकें और गाइडेंस ले सकें अपने कैरियर के हवाले से और जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से, और या कोई भी और अगर आपको टेक्निकल इशू आता है तो उससे। तो सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज अ ग्रेट सेशन। um, इससे पहले कि मैं हाफिज कहूँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं जब 20 साल पहले इस 20-25 साल पहले, ऑलमोस्ट 25 साल पहले जब इस टाइम से गुजर रहा था, काश कि मेरे पास भी इस तरह की कोई चीज़ें होती कि जो मुझे बताते कि क्या चीज़ें करनी। आप लोग बहुत लकी हैं इस मामले में कि आपको इतने सारे लोग अवेलेबल हैं जो आपको गाइड करने के लिए राजी हैं। अम, हमारे पास हमारे मामू खाला के अलावा कोई नहीं होता था, खैर दूसरी बात है। बट इस्तेमाल करें इन चीज़ों को, और दुआओं में याद रखें जफ़र साहब को और रिजवान साहब को, और जो पूरा जो सिस्टम है जो आपको हेल्प करने के लिए यहाँ खड़ा है, उनके दुआओं में याद रखें। रमज़ान है। दैट्स इट। ओके जी, बिल्कुल। Thank you, तो sir. स्टूडेंट्स थैंक यू। स्टूडेंट्स वी आर हियर, आई एम स्टिल हियर। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है जनरल तो आई कैन आस्क क्वेश्चन, आई कैन आंसर। आई नो फ्यू स्टूडेंट्स आर न्यू, दे हैव सम क्वेश्चंस फॉर मी। चलें सर कलीम, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट्स, तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज अनम्यूट एंड आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस के लिए जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें एक वीडियो डेमो भी बनाना होता है। तो सर जो हमारा जो सिस्टम है, कंप्यूटर लैपटॉप है हमारा, उसमें जो कैमरा है वो बहुत ही हमें ब्लर सा मीन्स के शो हो रहा होता है। तो क्या हम उसी से ही वीडियो बना के यानी कि अपलोड कर दें, या उसके लिए क्या फिर अल्टरनेट यूज करें? उसके एक्चुअली लिए मैं एक अल्टर बिल्कुल, इसके लिए एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है। अगर आपके पास किसी का कोई मोबाइल फोन एक्सेस है तो मोबाइल फोन से बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए देखें, पहली बात तो ये है कि आप इंटरनेशनल लेवल पर वीडियो भेज रही हैं तो वो रीजनेबल लगनी चाहिए, यस सर। राइट। तो स्टैनफोर्ड को ऐसा जी नहीं लगना चाहिए कि यार ये स्टूडेंट जो है ना, ये ही इज नॉट अ गुड मेंटर फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके पास तो कैमरा ही ठीक नहीं है। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो आई विल ट्राई टू मेक द बेस्ट वीडियो। तो उसमें अगर मुझे एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ती है तो मैं वो भी ले लूँ। एक्सटर्नल हेल्प मीन आपने 5 मिनट की वीडियो बनानी है, आपके इलाके में मूवी बनाने वाले होंगे, आप बेशक उनसे कहें कि वो आपकी मूवी बना दें। इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो इसी तरह जो आप लोगों का वीडियो सीवी होता है तो उसमें भी आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सीवीज चेक करें तो वो बच्चों ने बिल्कुल प्रोडक्शन क्वालिटी के बनाए, जिस तरह
मूवी बनती है या जिस तरह ड्रामा बनता है। तो आजकल ये काफी बैड इंप्रेशन छोड़ता है कि अगर आपके कैमरे की क्वालिटी ठीक नहीं है, आपके माइक की क्वालिटी ठीक है, वो ना प्लीजिंग इफेक्ट नहीं देता, उससे अगला बंदा खुश नहीं होता। डज इट मेक सेंस? एक तो हम हैं पाकिस्तान से, जब इस तरह की वीडियो जाएगी तो उन्हें और यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान बहुत बैकवर्ड है। यस सर, एग्जैक्टली। तो इसलिए ट्राई टू हैव प्रोफेशनल सर्विसेज जो कि प्रोफेशनल स्टाइल से आपको बिल्कुल इतना जबरदस्त दिखाएं जिस तरह आप क्या कहते हैं शादी में नजर आते हैं। तो ये मूवी स्टूडियोज जो हैं दे कैन बी हेल्पफुल। और आप उन्हें बताएं कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो हो सकता है वो काफी सस्ते में कर दें। प्लस आपने टोटल 5-10 मिनट की या 15 मिनट उनके साथ लगाने हैं, उन्हें पूरा दिन नहीं चाहिए, तो इट शुड बी वेरी वेरी चीप, वेरी वेरी चीप। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम सहर, आप पूछें आप क्वेश्चन। सर जैसा कि मेरा पहले भी ये सवाल था कि मैंने बीएस, मेरा भी जनवरी में एग्जाम हो गए हैं और रिजल्ट का वेट कर रही हूँ 8 सेमेस्टर के। सर मैंने एक इंटर्नशिप भी की है पीसीआरडब्ल्यूआर के अंडर, वाटर पे रिसर्च काउंसिल पाकिस्तान है सर, वहां से। लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं नेक्स्ट क्या करूं। मैं अपनी डायरेक्शन सेमीकंडक्टर्स, बैटरीज, सर ये सब आपको चीजें मुझे पहली नहीं बात समझ ये आ रही। समझने की, हाँ पहली बात तो ये समझने की आपको जरूरत है कि आपको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। जी सर। आपको सिर्फ पीएचडी, फुल्ली फंडेड पीएचडी लेनी है किसी भी तरीके से, जिस भी डोमेन में मिल जाए। तो आजकल ठीक जो है सर। पीएचडीज हैं, आजकल पीएचडीज वाले प्रोफेसर एक ही चीज मांग रहे हैं, किसी भी डोमेन में पीएचडी करनी है। पहली चीज वो ये मांगते हैं, क्या आपको कोडिंग करना आती है? दिस इज अ हार्ड रिक्वायरमेंट, दिस इज नॉट ऑप्शनल। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये आती है कि आपको एआई आती है? आपको केमिस्ट्री की किसी भी डोमेन में बड़ी आसानी से पीएचडी मिल जाएगी अगर आपको ये दोनों चीजें आती हैं। तो और अगर आपको नहीं आते तो आपकी आज की मॉडर्न मार्केट में कोई जगह नहीं। सर उसके ठीक है, लिए फिर उसके पाइथन लिए सीखनी पड़ेगी? नहीं नहीं, उसके लिए आपको आई कोड गुरु पे रेगुलरली आना पड़ेगा। मैंने बहुत कम लोग जिंदगी में देखे हैं जिन्होंने खुद पाइथन पढ़ी है या किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ी है और उन्हें प्रोग्रामिंग आ जाए, प्रोग्रामिंग नहीं आती। जिस तरह अगर आपने जी। क्रिकेटर बनना है प्रोफेशनल, तो कभी घर में बैठ के यूट्यूब से क्रिकेटर नहीं बन सकते आप। आपको किसी कोच के अंडर 3-4 साल रोजाना जाकर प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसी तरह फिर आप प्रोफेशनल, इसी तरह अगर आपने प्रोफेशनल प्रोग्रामर बनना है तो आपको घर बैठे आना बहुत मुश्किल है। आप अगर सुपर जीनियस हो तो आ जाएगी, लेकिन अगर आप मेरे जैसे नॉर्मल आईक्यू के इंसान हैं तो फिर कभी नहीं आएगी, ये मैं आपको पूरी गारंटी से देता हूँ। पाकिस्तान में जितने पाइथन के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके स्टूडेंट्स को पूछें, उनमें से कोई भी कंफर्टेबल फील नहीं करता कि उन्हें लैंग्वेज आती है। उन्होंने लिखा होता है मेरे पास पाइथन का सर्टिफिकेट है, वो ये नहीं कहते उन्हें प्रोग्रामिंग करती है। उनसे काम कराए, उन्हें कुछ काम नहीं है। तो उसके लिए आपको आई कोड गुरु की क्लासेस में आना पड़ेगा रेगुलरली। अगर वो आने के लिए तैयार हैं तो आप 6 महीने में इंटरनेशनल लेवल की प्रोफेशनल होंगी, जिसको इन सब सवालों के जवाब मिल चुके होंगे जो भी आपके पास। ठीक है सर, अब मैं क्लासेस में रेगुलर आऊंगी। सर वो ठीक है, क्लासेस रोज होंगी? आई कोड गुरु दिन में 12 घंटे पढ़ाता है, जितना आपके पास टाइम है उतने में आ जाए, जिन जिन क्लासेस का आपके पास ठीक है टाइम है। सर। ठीक है ठीक है, सर। तभी आपने एक तो आइल्स और जी जी सर। आइल्स करना है आपने अगस्त के एंड तक। तो जो आइल्स के सेशन हो रहे हैं वो जाएं, और दूसरा जो डीएसए के सेशन है और जो प्रोग्रामिंग के सेशन है उनमें जाएं। और ये बात सब लोग याद रख लें कि जिस तरह जो एआई का मॉडल होता है, जब उसे आपने ट्रेन करना होता है तो आपने उसे एनफ ट्रेनिंग डाटा देना होता है। अगर आपने कैट डिटेक्ट करनी है एआई के मॉडल से, तो आपने उसे 10,000 20,000 कैट की इमेजेस देंगे। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपने इमेजेस किस ऑर्डर में दी हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने शुरू में आसान आसान इमेजेस देते हैं और बाद में डिफिकल्ट देते हैं, ऐसा आप कभी नहीं सुनेंगे। ह्यूमन ब्रेन को भी एनफ डाटा चाहिए ट्रेनिंग के लिए। ह्यूमन ब्रेन भी एक मॉडल की तरह काम करता है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि डाटा ऑर्डर में है कि नहीं है। तो ये वेट करना कि मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा फिर मैं एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा, दिस इज अ रेसिपी फॉर फेलियर। टेल योर सेल्फ कि आज का जो लेक्चर ओके हो रहा है सर। मैंने इसमें से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, और जो चीजें समझ नहीं है कि मैं ऑफलाइन चेक कर लूंगा। और अगर फिर भी चीजें समझना है तो कोई बात नहीं है,
जिस तरह ह्यूमन ब्रेन में जो 2 साल का बच्चा उसे बड़ी कम चीजें समझ आती हैं, 5 साल के बच्चे को थोड़ी ज्यादा समझ आ जाती है, लेकिन वो ठीक होता है, पैनिक नहीं हो रहा था, कोई चीजें समझ नहीं आती। जो 20 साल का नौजवान है उससे ज्यादा चीजें समझ आती हैं। तो इसी तरह आप पे भी आएंगे कि शुरू में आपको चीजें कम समझ आ रही होंगी, कुछ चीजें नहीं समझ आ रही होंगी, फिर आस्ते आस्ते उनकी समझ बढ़ती जाएगी। तो इसलिए एक भी दिन वेट ना करें, एक भी दिन जाया ना करें, स्टार्ट लर्निंग एंड इट इज ओके के क्लास में वो कम चीजें समझ आ रही हैं। गिव योर ब्रेन सम टाइम ठीक है कि वो सर। ट्रेन हो जाए। ठीक है, तो ये चैट में जी ये सर। 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स शेयर कर दी हैं सर जुबैर ने, इन्हें भी देख लें। तो क्या कहते हैं, तो यहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट कर दें। आई नो इट आंसर योर क्वेश्चन। जी सर, समझ तो आ अभी गई है हमारे मुझे। अभी हमारे एक स्टूडेंट जा रहे हैं अमेरिका पीएचडी करने के लिए, उन्हें माशाल्लाह 2 फुली फंडेड पीएचडी मिल गई हैं। अब उन्होंने उनमें से एक चूज करनी है। वो पाकिस्तान में 1.5 साल से फ्री काम कर रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि किसी दिन मुझे प्रोफेसर पीएचडी में एडमिशन दे देगा। तो अब वो अमेरिका जा रहे हैं, तो अब लोग अपनी वर्थ करें, वर्थ को पहचानें। यू गाइस आर गुड एनफ टू गो एट द इंटरनेशनल स्टेज, तो जस्ट प्लान इट एंड गो फॉर इट। और ओके उन्हें अभी सर। क्यों पीएचडी मिल गई है, वो पिछले 1.5 साल से सीवी भेज रही थी, क्योंकि वो हाईकोर्ट गुरु पे आ गई, उन्हें बात करना आ गई। ठीक है, शी वाज जी शी सर। शी हैज गॉट मैच्योरिटी। और जो सब लोग हैं, जिस तरह आपने आज का वेबिनार देखा कि कुछ नई चीजें आपने ऐसी सुनी है जो पहले कभी नहीं सुनी, तो जो लोग मैच्योर होना चाहते हैं, जो जी। लोग अपना विजन ब्रॉड करना चाहते हैं, वो इन वेबिनार्स में लाजमी आया करें। जो बंदा इन वेबिनार्स में नहीं ठीक। आता, तो आई विल बी सरप्राइज्ड कि वो किसी प्रोफेसर का इंटरव्यू क्लियर कर सके। अभी हमारे एक और स्टूडेंट ने इंटरव्यू क्लियर किए हैं, तो उन्होंने ये कहा कि इंटरव्यू मेरे 80% रीजन जो क्लियर करने की वो ये है कि मैं वेबिनार में रेगुलरली आता था, क्योंकि जो क्वेश्चन प्रोफेसर पूछता था वो मैंने वेबिनार में उसका कहीं ना कहीं आंसर सुना होता था। तो दीज वेबिनार्स ओके आर सो सर। इम्पोर्टेंट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? एनीवन एल्स? और इन सब चीजों का स्नोबॉल इफेक्ट होता है। अगर आपने आज से 2 साल बाद अच्छी पीएचडी लेनी है, तो टुडे इज द टाइम टू स्टार्ट। और उसके लिए आपको पहले प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, एआई अच्छी आनी चाहिए। हर महीने एक इंटरनेशनल हैकाथॉन में जाएं, एवरीबॉडी इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल एंड नेचुरल साइंस स्टूडेंट्स, ताकि आपके सीवी पे इंटरनेशनल इवेंट्स आना शुरू हों, इंटरनेशनल अवार्ड्स आना शुरू हों। और अभी स्टैनफोर्ड का कंपटीशन आ रहा है, जो जिनके भी मैं ऐशा अंदली भी बात कर रही थी, स्टैनफोर्ड का कोड इन प्लेस, उसमें लाजमी ट्राई करें। और हार्वर्ड का लाजमी ट्राई करें, ये 2 अभी आ रहे हैं। दीज आर बिग नेम्स ऑफ योर सीवी। आज जब आप इंटरनेशनल किसी प्रोफेसर से बात करेंगे तो वो आपको सीरियस लेगा, अगर ये नाम आपको सीवी पे होंगे। और दूसरी ये चीज है कि सीवी पे जो आप कोर्सेज लेते हैं उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। कोर्सेज पढ़ने के लिए जरूर लें, बाकी डिग्री आपकी बेसिक बीएस की एनफ है। कोर्सेरा के कोर्सेज मेंशन करने की जरूरत है। जो चीज मेंशन करनी होती है वो इंटरनेशनल या तो कंपटीशन करना होता है या कोई अवार्ड करना होता है, कोर्स नहीं करना होता। कोर्स इज नॉट अ प्रूफ के बंदे को चीजें भी आती हैं। तो कंपटीशन से ये फीलिंग जाती है कि अच्छा, दिस गाय हैज एनर्जी, ये बच्चा कुछ स्पेशल है, जो कि इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में जाके डिफरेंट टाइम जोन में डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ बैठ के काम कर सकते हैं। जी, एनी अदर फीडबैक, एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी ए, जी सर, बेसिकली मुझे आजकल फील हो रहा है कि एक लो लेवल लैंग्वेज जो है वो एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करती है, बट एआई में जो काम हो रहा है वो पाइथन वगैरह में हो रहा है। तो हम एआई को सी प्लस प्लस या सी से कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे? अच्छा, एआई में काम पाइथन में बिल्कुल नहीं हो रहा। एआई में काम लोअर सी प्लस प्लस में हो रहा है, हार्डवेयर डिजाइन पे भी हो रहा है। ये आपको समझने की जरूरत है कि जो बंदा एआई को यूज करता है ना, वो पाइथन में काम करता है। पाइथन इज अ वेरी गुड यूज थिंग टू यूज समथिंग, to use some tool. Python is a very good tool to सर build something. Only C or C++ is used। एग्जैक्टली सर, तो जो आजकल पाइथन की ये जो लोअर लेवल की इम्प्लीमेंटेशन हैं वो सारी C++ में हो रही हैं। अभी
सर आजिम ने 5 दिन की वर्कशॉप भी दी थी जिसमें उन्होंने सिखाया था कि C++ में बेसिक न्यूरल नेटवर्क बनाते कैसे। सर वो पाइथन में थी शायद या यूनिवर्सिटी में, अच्छा यूनिवर्सिटी सी में भी उन्होंने करवाया था, हाँ बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि सर मैंने अभी ये रिसेंटली सुना है कि पाइथन सीखने के लिए बेस्ट है लेकिन प्रोफेशनली काम करने के लिए लोअर लेवल लैंग्वेज ही चलती है। और तो जो बंदा कहता है ना कि मैं मुझे फलां लैंग्वेज आती है और फलां नहीं आती, तो इसका मतलब है उसे भी कुछ नहीं आता। सर वो तो मैं बात समझ अगर आपको लीड कोड आता है तो आप तो दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में कोड कर सकते सर वो तो आपको पता है लीड कोड किया हुआ ऑलरेडी, लेकिन हैं। बात हाँ ये बिल्कुल। कहने का मकसद ये था कि जो चीजें आपको पता है कि हाँ ए हैंड ऑन प्रैक्टिस हो इनिशियलाइज करने के लिए वेरिएबल्स वो आपको पता पाइथन में नहीं करने पड़ते। इस वजह से मैं सोच रहा था कि एक लो लेवल हाँ लैंग्वेज अगर जिसको थोड़ा सा पाइथन जैसे आती है तो वो 2-4 हफ्ते प्रैक्टिस करे उसे सी भी आ जाएगी। दो चार मतलब कि चीजें हम डिफरेंट हैं। एआई की इम्प्लीमेंटेशन सी और C++ में ही प्रोफेशनली देखेंगे। हाँ लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन हर किसी को नजर नहीं आएगी, वो उसको नजर आएगी जो एआई का बेसिक फ्रेमवर्क बना रहा हो। मतलब कि सर पीएचडी में तो हम बेसिक फ्रेम लो लेवल मैं लैंग्वेज। अभी साहब मैं आपको बताऊं, देखिए अगर इस स्टेज पे मेरे से कोई पूछे ना कि अब आपने मैंने कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, तो हम अक्सर कहते हैं कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी लैंग्वेजेस एक जैसी हैं, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इस स्टेज पे मेरे से कोई पूछे मैं कौन सी लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, तो मैं उसे पाइथन कहूँगा, क्योंकि वो इजी टू लर्न है। दुनिया में इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ठीक है। एआई की जो रिसर्च है वो, अगर आप अब देखें ना, एआई के मॉड्यूल्स पाइथन में क्यों डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि रिसर्च उसमें कर सकते हैं, वहां पर आप टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है। आपने जिस तरह मैं आपको 10 इमेज, मैं 1,000 इमेज देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप आइडेंटिफाई करें कैट है या डॉग है। आप टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, आपने एक एल्गोरिदम बनाना है, चलाना है, और आपने दिखाना है कि हाँ ये डॉग था ये कैट था। लेकिन अब जब यही चीज आपने एक चिप में डालनी है, ठीक है, अब आपने आईफोन में ये चिप डालनी है कि जो वो जब वो एनिमल को देखे तो वो डिटेक्ट करे, वहां पर आप पाइथन यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर इस स्टेज पे आपको वो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, उसमें कोड करना पड़ेगा जो कि जिसकी एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा हो। तो हर लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, राइट। सी क्लोजर है हार्डवेयर के, क्लोजर है इम्प्लीमेंटेशन के, C++ भी इसी तरह ही है। ये लैंग्वेजेस हार्डवेयर के क्लोजर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें पाइथन नहीं पढ़नी चाहिए, सिर्फ सी पढ़नी चाहिए, सिर्फ सी पढ़नी चाहिए, सिर्फ पाइथन पढ़नी चाहिए। आजकल दो दौर पाइथन का है, ठीक है। हार्डवेयर अभी तो आप पाइथन से सी कोड जनरेट कर सकते हैं, मैटलैब से सी कोड जनरेट कर सकते हैं। अब हम ऑफिस में काम करते हैं, हम सिमिलिंक में कोड करते हैं, सिमिलिंक से सी का और हार्डवेयर का कोड जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब ये टूल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो अब जो है ना मैटलैब और पाइथन वो यूज़र फ्रेंडली है। ठीक है, वो जिस तरह आप कह रहे थे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता, मैं मैटलैब में सारी चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही होती हैं। तो इसकी मतलब हम मतलब इस स्टेज पे अगर मुझे कोई कहे तो मैं पाइथन कहूंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी की इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी वो सर गजाली मजीद लास्ट वेबिनार में कह रहे थे ना कि उनको एक सी डेवलपर चाहिए, जो उनको मिल नहीं रहा। क्योंकि अब कंपनी से तो काम करना है ना, अब हमारी कंपनी जिनमें हम काम करते हैं वो रिसर्च नहीं कर रही होती ज़्यादा, उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। उनको वो लोग चाहिए जो आके अल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करें, उनको वो लोग नहीं चाहिए कि जो अल्गोरिदम डिवाइस करें। ये काम एकेडेमिया में हो रहा होता है। तो हर हम्म चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपने पाइथन सीखी हुई है तो इसमें कोई मजायका नहीं है, ठीक है। आप मतलब वक्त के साथ सर आप सी भी सीख लेंगे। सर बेसिकली मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा था कि अज्यूम करके कि पाइथन पे तो मैं 1 साल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स भी किए हैं काफ़ी ज़्यादा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यूएस से आने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ों को कवर करके आऊँ क्योंकि उधर आगे टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर इन इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस वाकई एक ज़्यादा रोल प्ले करती है तो मैं इनको अभी मेरे पास जो टाइम है उस टाइम में मैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके सीख लूँ। नहीं, वैसे मैं अगर आपकी जगह मैं इस स्टेज पे सी में नहीं शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि देखिए ना, कोई ये एक बहुत आगे की चीज़ है, राइट। जब आपको लोग जॉब जिस बिल्कुल, तरह। आपको जी सर। गूगल के इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए भाई। लीड कोड पूरा कर लिया आपने? सर वो तो चलता ही रहता है, काफ़ी देर से चल नहीं रहा है वो साथ नहीं साथ। चलता रहता है ना, आपने खत्म भी तो उससे करना है ना। लीड कोड आपको गूगल के इंटरव्यू की तैयारी पूरी हो जानी चाहिए एट एंड ऑफ 3rd ईयर। तो आप लेट हैं। और ये चलता नहीं, अभी आपका जो लीड कोड है वो तकरीबन में भी 20, 30, 40% हुआ होगा, उसे कंप्लीट करें। जो जिस ठीक चीज है के सर। बाद में आपको अफसोस होगा ना, वो ये अफसोस होगा कि मैंने लीड कोड पूरा भी नहीं किया। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है दुनिया में सर। चीजें तो बहुत हैं, किस किस चीज को सीखने की कोशिश करेंगे। जी मिर्जा अब्दुल्ला तारिक।
जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हर इंसान के अपने गोल होते हैं और कोई प्लानिंग की होती है ना कि बहन भाई हैं, तो किसने सोचा होता है कि सिर्फ जॉब साइड पे रहना है और किसी ने वो पीएचडी वाला रोड मैप। सर आप तो सजेस्ट करते हैं ना कि पीएचडी करके फिर इंटरनेशनल कैरियर सेट किया जाए। तो मैं पूछना ये चाह रहा था कि विदाउट पीएचडी क्या ये कोई रोड मैप है कि हम अच्छी कंपनी में जॉब ले सकें बैचलर डिग्री हाँ के साथ? हाँ, पाकिस्तान में रहते हुए तकरीबन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छी कंपनीज हैं ही नहीं। और अमेरिका, और आपको यूरोप भी नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि यूरोप में जॉब्स ही नहीं है अब। तो अमेरिका आपको आना चाहिए, और अमेरिका आने के लिए जो लोग, मोर देन 90% लोग जो राउट यूज करते हैं वो करते हैं पीएचडी का राउट यूज। दैट इज द इजीएस्ट वे टू एंटर इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड बिकम अ सिटीजन। तो बेसिकली अच्छी जॉब के लिए इसलिए वो जरूरी है। तो पाकिस्तान में रहते हुए कोई ऐसा चांस नहीं। पाकिस्तान में आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल जो बड़े अच्छे डेवलपर हैं। उन्होंने जब कैरियर शुरू किया, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान में तो लूट सेल लगी हुई है, हम पाकिस्तान से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अब उनको 10 साल हो गए हैं और अब वो अफसोस कर रहे हैं इस चीज पे, क्योंकि सैलरीज नहीं बढ़ रही, लेकिन लाइफ एक्सपेंसिव होती जा रही है पाकिस्तान में। ठीक है ठीक सर। है, आप तो वो सोच सकते हैं पाकिस्तान के टॉप लिंक्डइन का? सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करते हैं, लेकिन उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो बच्चों की फीस दे सके और घर के बिजली के बिल दे सके। बिल्कुल। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैं एक और चीज़ अस्सलाम ऐड कर वालेकुम रहा सर। था। जी जी। सर वो जो जैसा आप लिंक्डइन पे भी जोर देते हैं कि यूज़ करना चाहिए, सर अगर हम उस तरीके से अप्लाई करते हैं जॉब्स पे जाकर कंपनीज में, तो वहाँ से चांस निकल सकता है ये इतना? मुझे आप एक बार बताएं कि पाकिस्तान में जॉब हो, कोई युगांडा से बंदा अप्लाई करे और पाकिस्तान के अपने 10,000 सीवी पड़े हुए एचआर के पास, तो युगांडा वाले से बात करेगा जिससे नहीं सर। पता पता नहीं इंग्लिश भी आती है कि नहीं, पता नहीं है कल्चर में भी फिट है कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरह जो अमेरिका में अच्छी कंपनी है उसके पास पहले लाखों सीवी हैं भाई। तो बिल्कुल। इवन रिक्रूटर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट भी करे तो हायरिंग मैनेजर उससे पूछेगा भाई इस बच्चे को कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, जो लोकल कैंडिडेट लाखों अवेलेबल है और तुम ये इसको ढूंढ के ला रहे हो। फिजिकल होना जरूरी है हाँ, वहाँ। देखे ना, अगर क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज मैंने हायर करना है और मैं आपको हायर करना चाह रहा हूँ, तो मैं भी आपको हायर कर सकता हूँ, क्योंकि हर बंदा यही पूछेगा वाई। हाँ, अगर आप गूगल का कोडिंग कंपटीशन विन कर लें तो फिर गूगल आपको खुद जॉब दे देगा। गूगल के कोडिंग कंपटीशन में टॉप 100 बच्चे होते हैं, उन्हें गूगल सिलिकॉन वैली बुला लेता है। वो बुलाता तो 2-3 दिन के लिए ही है, लेकिन उन्हें गूगल जॉब भी दे देता है बाद में, बड़ा इजी होता है। लेकिन पाकिस्तान का जो टॉप का कोडर है उसकी पोजीशन भी 1500 1600 होती है। तो पाकिस्तान काफी पीछे है कोडिंग में। तो पाकिस्तान के बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की जो टेक्निकल लैंडस्केप में दुनिया में प्रेजेंस है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो वो उतनी है जितनी क्या कहते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज की तकरीबन। तो इसलिए काफी मुश्किल है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड वेयर वी स्टैंड। इसीलिए हम कहते हैं कि सीवी में कोई भी लोकल चीज ना लिखें पाकिस्तान की, इसका कोई वर्थ नहीं। इंटरनेशनल चीजें सिर्फ लिखें, और वो भी कंपटीशन लिखें, कोर्सेरा का कोर्सेज ना लिखें या ट्रेनिंग कोर्सेज ना लिखें। मैंने गूगल का जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया है। डज इट इंक्रीज योर चांसेस ऑफ हायरिंग? डज इट शो यू आर अ बेटर मोर serious than others? No, it doesn't. Does it answer your question? यस सर, थैंक यू। थैंक यू। और अगर आपको पाकिस्तान से कोई यहाँ पे कंपनी रख भी लेती है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सरवाइव करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, आपको फायर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप कल्चरली फिट नहीं होंगे। एक तो पाकिस्तान का ऑब्वियसली, पाकिस्तान टेक्निकली भी पीछे है, दूसरा आपको जब कोई बंदा इंग्लिश में बात करेगा तो समझ ही नहीं आएगी कि ये बात क्या थी। ठीक है, तो उससे भी लोगों का आपके साथ काम करना मुश्किल होगा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक देहात का बंदा है, आईक्यू उसका बेशक तेज हो जाए और वो आ जाए लम्स में, तो क्या वो लम्स वाले उसके साथ काम करते हुए कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अस्सलाम अजान। वालेकुम सर। जी जी सर वेलकम। मैं right now I'm preparing myself for fully funded scholarships, but
सर मेरा गोल तो था कि सर मास्टर्स की स्कॉलरशिप ले लूँ, लेकिन सर मोस्टली अमेरिका में जो वो पीएचडी अवेलेबल होता है, तो सर अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं पीएचडी लेके 2 साल का कोर्स लेके इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँ, बिकॉज आई एम नॉट प्लानिंग टू डू पीएचडी एज फुल टाइम। सो सर डू यू थिंक इट्स अ राइट अप्रोच फॉर मी? अमेरिका में जितने पीएचडी स्टूडेंट हैं वो सारे मास्टर के बाद आप वो 2 साल का कोर्स करके मास्टर की डिग्री लेके इंडस्ट्री में आ जाते हैं। जो 40% लोग पीएचडी पैक्स अमेरिका में स्टार्ट करते हैं, 40% उनमें से इंडस्ट्री में आ जाते हैं 2 साल के बाद। वो रिसर्च नहीं करते। तो या इट इज ओके रोड मैप। यस, थैंक यू। वेलकम जी। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। तो सर जी वेलकम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोस्टली मैं इधर देख रहा था पार्टिसिपेंट में भी ना, मेरी क्लास के स्टूडेंट हैं, आई मीन टू से कि आईटी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अभी हम लोगों का बिगिनिंग स्टेज है, तो क्या एक अच्छा सा रोड मैप दे सकते हैं कि कल को हमारी सेशन के स्टूडेंट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल वगैरह में जॉब वगैरह के लिए एलिजिबल हो जाए? बिल्कुल सर, मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स हैं। उनमें मैंने फुल कंप्लीट रोड मैप दिया हुआ है कि यूनिवर्सिटी के पहले दिन से क्या करना होता है और किस सेमेस्टर में क्या क्या करना है, ताकि आप एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन कर सकें। ये चैट में सर दोबारा दफे में दोबारा शेयर कर देंगे। तो ये टॉक्स कुछ आवर्स लंबी हैं, तो इसको सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही देखेंगे। जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स हैं ना, वो शायद 10-15 मिनट देख के छोड़ देंगे। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आप एक्चुअली सीरियस हैं, तो आप इन टॉक्स को अगले 24 घंटे में खत्म करके उस रोड मैप पे काम भी करना शुरू कर देंगे। अगर आप नॉन सीरियस है तो आपको और बहुत सारे काम होंगे, और फिर 2-4 दिन बाद आप भूल जाएंगे कुछ टॉक्स। जी जी, थैंक यू, मैं देखता हूँ। बिल्कुल वेलकम। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर चांस मिले तो वो दुनिया की बड़ी कंपनीज में करोड़ों रुपए की सैलरी पे काम करना चाहें? हैंड रेज करते हैं। जिन्हें अगर चांस मिल जाए तो वो काम करना शुरू करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। जी पूछो। अ, अभी ना मेरी एक सीनियर से बातचीत चल रही थी। उनके साथ ही मैं यही डिस्कस कर रहा था कि हमें फॉरेन कंट्रीज में कितनी देर तक काम करना चाहिए। लाइक अगर हम बोले पाकिस्तान पाकिस्तान वाली जो हमारे पास वो शस्त्र हैं, वो शायद हमें अमेरिका, यूके वगैरह में नहीं मिले। तो क्या ये एक अच्छा फैसला होने वाला है कि हम लोग पाकिस्तान से मूव ऑन कर जाएं और हमेशा की जिंदगी वहीं पे गुजारें? ये क्योंकि बड़ा लोगों पर्सनल के क्वेश्चन है। आज के ये बड़ा टाइम। पर्सनल क्वेश्चन है। जी जी। इसका कोई भी आंसर सही या गलत नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे आके परमानेंटली मूव हो जाते हैं, कुछ लोग कुछ अरसे बाद पाकिस्तान चले जाते हैं। देखें, अगर आप टेक्निकली अच्छे हैं ना, तो फिर आप जहां भी जाएं आप पाकिस्तान को फायदा देंगे। सिलिकॉन वैली में काम करें या पाकिस्तान में लाहौर में काम करें या कराची में काम करें। लेकिन अगर आप टेक्निकली अच्छे नहीं है ना, तो आप बोझ ही होंगे, और आप क्या कहते हैं, ना कंट्री को फायदा दे पाएंगे ना अपने आप को फायदा दे पाएंगे। तो हम किस चीज पे फोकस करते हैं कि आप टेक्निकली अच्छी हो जाए। यू टेक्निकली अराइव एट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अच्छा, ये जितने लोगों ने क्वेश्चन हैंड भी रेज किया था, तो इनमें से जो 99% लोग हैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, वो सेल्फ अवेयर नहीं है। उन्हें लगता है वो सीरियस हैं, लेकिन वो असल में सीरियस नहीं है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने लास्ट ईयर एक पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी में एक क्लास में वेबिनार दिया था। क्लास में 50 लोग थे। वो मैं लाइव वीडियो देख पा रहा था उनकी। तो मैंने पूछा, हाँ भाई, किस किस ने यूनाइटेड स्टेट्स में अगर चांस मिले तो कैरियर स्टार्ट करना, तो सबने हैंड रेज कर दिया। तो जब क्लास खत्म हुई तो उनमें से 5 बच्चों ने मेरे साथ मुझे पिंक किया था, और मैंने उन्हें यही 4 वेबिनार दिए थे। उनमें से एक स्टूडेंट ने रात के 12 बजे मैंने शेयर किए थे, उसने सुबह के 4 बजे पाकिस्तान के मुझे कहा था कि जनाब, मैंने ये वेबिनार देख लिए हैं और मैं अब अपना कैरियर स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इन पे अब अमल करूंगी। और वो स्टूडेंट अभी जो है अमेरिका जा रहे हैं। बाकी जो 49 स्टूडेंट थे वो एक्चुअली नॉन सीरियस थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो नॉन सीरियस। तो कोशिश करेंगे आप नॉन सीरियस ना हो, सेल्फ अवेयर हूँ, आपको पता हो कि आप क्या चीज़ है।
जी नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? जी जवाब। हाँ, मैं पूछूं? जी सर, आप पूछें सर दानिश। सर जैसे आपने कहा कि पीएचडी के बाद कुछ लोग जॉब राउट पे चले जाते हैं और कुछ लोग रिसर्च राउट पे चले जाते हैं, तो इन दोनों राउट्स में फ़र्क क्या है? ये जब आप पीएचडी कर लेंगे तो आपको फर्क नजर आ जाएगा, अभी आपको फर्क समझ नहीं आएगा, अभी सारी कहानी बता बातें। ये बिल्कुल उसी तरह बात है कि जो बंदा लाहौर कभी ना आए, वो गांव में बैठा हुआ हो और वो कहे कि मैं लाहौर में आके मर्सिडीज चलाऊंगा या बीएमडब्ल्यू चलाऊंगा, और उसमें जो सिर्फ जो है टांगा देखा हो, तो वो समझ नहीं अलैक्म पाएगा सर। उन चीजों को। तो ये चीज जब आप पीएच उस राउट पे आएंगे, जब आप आगे आएंगे तो आपको ये चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी, अभी नहीं समझ आएंगी। जी जवाब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप देती है एचईसी, इसके थ्रू भी बंदा अमेरिका आ सकता है या अमेरिका ही इस यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करना पड़ेगा? मैं देखें जो एचईसी के स्कॉलरशिप हैं, ये है कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप। अमेरिका में 4000 डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सिटी कहते हैं नॉर्मल आवाज में। उन सब में ग्रेजुएट स्टडी पूरी की पूरी फ्री होती है। सही। तो अगर हर यूनिवर्सिटी में 10 डिपार्टमेंट हूँ और हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 स्टूडेंट हूँ, तो ये फिर भी 4 लाख स्कॉलरशिप बनती सही। है। ये स्कॉलरशिप होते हैं इंडिपेंडेंट। आप आए, आप स्कॉलरशिप लें और आप जो मर्जी करें लाइफ में। बाकी जो कोटा बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिस तरह एचईसी का है, फुल ब्राइट का है, इनमें टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। तो ये नॉर्मली उन लोगों के लिए होते हैं जो कि ओपन स्कॉलरशिप पे नहीं आ पाते, तो आपको मेरे ख्याल ओपन स्कॉलरशिप पे आना चाहिए। तो सर ये जो स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए देती है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, ये हम्म। ग्रेजुएशन के बाद देती है पाकिस्तानी या एमएस के बाद देती हैं? पाकिस्तानी 3rd ईयर के बाद आपको अप्लाई करना होता है, अंडर ग्रेड की 3rd ईयर, 15 ईयर तक एजुकेशन सही हो आपने गया। अप्लाई करना होता है। तो जिस तरह हमारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल अगस्त में अप्लाई किया था आफ्टर 6th सेमेस्टर, तो वो अभी अभी उनकी डिग्री खत्म हो रही है जून में, और अगस्त में उनकी अमेरिका की पीएचडी स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो सही। क्योंकि अभी अमेरिका में रिसेंट। एडमिशन सही। एक साल बाद एडमिशन होता है, 1 साल पहले एडमिशन हो सही। रहा होता है। अभी रिसेंटली मतलब जो है ना वो 7th सेमेस्टर मेरा चल रहा है, मतलब 6 सेमेस्टर्स जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब मैं एलिजिबल हूँ अप्लाई करने के लिए? आप एलिजिबल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप तैयार नहीं है कि आपकी कोई प्रोफेसर स्कॉलरशिप देगा। सही। मतलब वो बेसिक्स अभी मतलब उस लेवल के नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ बिल्कुल, आपका प्रोफाइल उस लेवल का नहीं है, अभी सीवी आपका उस लेवल का नहीं है कि प्रोफेसर वगैरह। मैंने अमेरिकन को भी नहीं रखना, मैंने यूरोपियन को भी नहीं रखना, मैंने इंडियन टॉप यूनिवर्सिटी के जीपीए 4 को भी नहीं रखना, मैंने जवाब को ही रखना है बस। बेशक पाकिस्तान नहीं है, बेशक जीपीए इसका पूरा नहीं है, लेकिन ही इज सो इम्प्रेसिव कि मैंने इसका इंटरव्यू करना है, और जब इंटरव्यू करे तो फिर भी वो 10-15 लोगों को छोड़े कि नहीं मैंने जवाब को। सही। तो उसके लिए आपको थैंक स्ट्रॉन्ग सीवी यू। चाहिए होता सही। थैंक यू सर। है। वेलकम। तो वो आई कोड गुरु हेल्प करता है, आप में से जो साथी करना चाहते हो, तो वी हेल्प स्टूडेंट्स टू अराइव अचीव दैट लेवल। ये हमारा आज मेन पर्पस है। जी एटलीस्ट हम 1 वीक हुआ मुझे ज्वाइन किए हुए। बिल्कुल, तो आपको फर्क नजर आना शुरू हो गया होगा। चलें चलें, बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी इरफान। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हम्म। मेरा क्वेश्चन था कि मेरा 4th सेमेस्टर है और मेरा तकरीबन ये 6-7 माह का गैप आ गया था, क्यों मैं आता था इधर मतलब आई कोड ग्रुप पे। मैंने तकरीबन 13-14 जो हैं वो हैकाथन ज्वाइन किए हुए हैं, उनमें से 3-4 में विनर भी हूँ। तो लीड कोड भी मैंने 100 से ज़्यादा कर लिए हैं। तो अब मैंने पूछना था, मैं चाह रहा हूँ कि 6th सेमेस्टर तक जो है मैं पीएचडी के लिए ना रेडी हो जाऊँ। तो उसके हम्म। लिए आपकी क्या सजेशन है कि क्या मैं एआई वगैरह सीखना स्टार्ट करूं और साथ साथ लीड कोड करूं, या फिर आपने हैकाथॉन में? आपने मेरे चार कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स देखी हुई हैं? जी सर। तो फिर आपको ये सवाल तो नहीं करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इस बात को। हर महीने एक हैकाथॉन में जाएं, साथ लीड कोड करें, और सर गर्मियों में हैका आइल्स खत्म करके गर्मी में आइल्स खत्म करके तो आइल्स का एग्जाम दे दें, और उसके बाद अप्लाई करना शुरू कर दें। सर अभी से? हाँ, आप आफ्टर 6 सेमेस्टर अप्लाई करना शुरू, 6 सेमेस्टर कब पूरा हो जाएगा? सर मैं अभी 4th सेमेस्टर में हूँ। तो 6th कब खत्म होगा भाई, मुझे महीना बताएं ना। अगले साल 6 खत्म होगा। जी अगले साल होगा।
अगले साल भी तो आपने अगले साल जून में आइल्स करना है, तो उस वक्त तक हर महीने एक हैकाथॉन में जाएं और रोजाना लीड कोड करें। अगर आपने अभी लीड कोड ना किया तो आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकेंगे, आप अच्छी कंपनी ठीक में है नहीं जा सकेंगे। सर। एआई आपने एक टॉक में मतलब मैंने सुना था, आप कह रहे थे कि एआई जो है वो अब लाजमी करनी है, तो उसके बारे में मैं पूछ रहा तो था कि एआई एआई के जो 2-3 कोर्सेज हैं यार, एआई कौन सा बड़ा काम है? एआई इज नॉट दैट बिग ऑफ अ वर्क। चलिए सर, सही है, थैंक तो यू सर। वो आप आई कोड गुरु जी पे आते रहे तो एआई की भी हम क्लासेस चला रहे होते हैं। अभी सर शाम ने क्लास चलाई थी डीप लर्निंग विद केरास। ठीक है, तो एआई में बेसिकली ये है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हो, हैकाथॉन में जा रहे हो, आपको एआई की समझ आना शुरू हो जाएगी। और साथ आप क्या कहते हैं, ये तो एआई ऐसा नहीं है कि आप इसे 5 साल का प्रोजेक्ट बना लें। तो एआई उस लेवल की करें जो हम आई कोड गुरु पे करवाते हैं। अच्छा सर, मैं इधर एक छोटी सी बात ऐड कर दूं। एआई एआई जरूरी है? आप सिंपल कैगल से प्रोजेक्ट लेके आप बेसिक लेवल के प्रोजेक्ट करके उसको कर सकते हैं 15 दिन के अंदर। बिल्कुल, तो बाकी सारे तो शाम को पकड़ लें तो ही इज माशाल्लाह एआई एक्सपर्ट। तो तो क्या कहते हैं कि आपको आइडिया हो जाएगा चीजों का। जी इब्राहिम। सर फॉर द इंस्ट्रक्शन, सर लास्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी करवा रही थी फ्रीलांस क्लब की तरफ से ना, हमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स ऑफर हुआ था। मैंने अपने ग्रुप में सबको बोल दिया कि भाई करने का फायदा नहीं, मतलब आप पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। वेब डेवलपमेंट सीखने का भी अगर आप लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हो तो उस तरह से फायदा नहीं है, लेकिन आप फिर भी ना फील्ड में घुस जाओ, कोशिश करो कि थोड़ी बहुत लर्निंग हो जाए, ताकि आपका कोडिंग में थोड़ा सा हाथ सीधा हो जाए। अब तब भी मेरा यही प्लान था। अभी भी मैं जो है ना वो एआई कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत साथ साथ सीख पा रहा हूँ। तभी मेरा प्लान था कि मैंने जाना एआई की तरफ है, लेकिन फिर भी मैं अपने दोस्तों को रिकमेंड कर रहा था कि आप वेब डेवलपमेंट सीखो, कोडिंग में सीधा करने के लिए। अब आपसे ये क्वेश्चन है कि कोई एक स्पेसिफिक लैंग्वेज से हमें स्टार्ट करना चाहिए, लाइक वो कौन सी हो सकती है? सी प्लस प्लस, पाइथन पाइथन। वगैरह? अगर पाइथन। पाइथन करें। आप एक्सप्लेन कर दें किस पॉइंट ऑफ व्यू से? लाइक बहुत सारे लोग जो है ना वो सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज रिकमेंड कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो आप मुझे नहीं, थोड़ा मदर को गाइड कर दें। यार पहली बात तो यह है कि लैंग्वेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 2-3 हफ्ते लगते जी जी। हैं। अगर आप एक लैंग्वेज पे हाथ अपना अच्छे तरीके से साफ कर लें तो दूसरी लैंग्वेज में जाने के लिए आपको 2-3 हफ्ते चाहिए सिर्फ। जी तो इट इज नॉट अ बिगर डिबेट। पाइथन इसलिए करनी चाहिए क्योंकि पाइथन की जॉब्स बहुत ज्यादा हैं, पाइथन हर बंदे को आनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पाइथन। ठीक है, लेकिन अगर आपने सी करनी है सी भी कर लें। बट रिकमेंडेड पाइथन है। हाँ, रिकमेंडेड पाइथन, और पाइथन में गूगल की तैयारी पूरी होनी चाहिए। जो मेन हो रहा है कि क्या आपने लीड कोड पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया, दैट इज द मेन क्वेश्चन। लैंग्वेज जो मर्जी पकड़े, और वो मोस्टली लोगों ने किया नहीं होता और आगे पीछे दौड़ रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह सारा एहतशाम हमारे हैं माशाल्लाह, उनके पास टाइम है तो उन्हें और चीजें करने की आ रही है, लेकिन उन्होंने लीड कोड अभी पूरा नहीं किया। तो फोकस करें लीड कोड के ऊपर। दैट इज सर दैट मैं इज द मदर ऑफ ऑल द थिंग्स। अच्छा सर, मैं चाह रहा था कि मैं लीड कोड जो अपना पेंडिंग है वो लो लेवल लैंग्वेज में कर लेता। मैं एक्चुअली में ये चाह रहा था। और ये बिल्कुल, अब पहले पहले ना लीड कोड खत्म करने बाद में कोई बात कीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग को लैंग्वेज के सिंटैक्स के साथ मिक्स ना करें तो बेहतर है। ठीक है, आप नई लैंग्वेज में शुरू करेंगे फिर उसमें क्या कहते हैं टाइम वेस्ट करेंगे अपना, क्योंकि स्पीड स्लो होगी। तो पहले है लीड कोड पूरा करना है स्पीड के साथ। जी उमर। सर मेरा सवाल ये था कि जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं पीएचडी की, वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ऑफर करती हैं यूएस में, या आप क्या सीन मतलब? कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स? ये पीएचडी स्कॉलरशिप्स फुली फंडेड पीएचडी स्कॉलरशिप फुली फंडेड पूरे यूएस में सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। पब्लिक ठीक और है, प्राइवेट सेक्टर्स दोनों? हाँ ठीक है हाँ, सर। वो अब उस यूनिवर्सिटी से बात करनी पड़ेगी।
ठीक है। तो वो लेकिन देखिए, अगर आपने क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना है ना, तो उसमें सिलेक्ट होने का ये तरीका नहीं है कि आप ये पूछेंगे अच्छा ट्रायल कहाँ पे हो रहे हैं, हमने देने हैं। कोई भी बंदा ऐसा नहीं करेगा। वो पहले बंदा 3-4 साल तैयारी करेगा, प्रैक्टिस करेगा, अच्छा क्रिकेटर बनेगा। तो इसी तरह आप, प्रोफाइल अच्छा होना ज्यादा क्रिटिकल है। स्कॉलरशिप मिलना तो सबसे लास्ट स्टेप है। जो प्रोफेसर को ईमेल भेजना है वो सबसे लास्ट स्टेप है। उससे पहले स्टेप ये है कि क्या आपका प्रोफाइल इतना तगड़ा है कि प्रोफेसर आपसे बात करेंगे। तो मोस्टली जो 99% स्टूडेंट है वो इस स्टेप पे फेल हो रहे हैं कि सीवी किसी काम का नहीं होता और रोजाना प्रोफेसरों को स्पैम कर रहे होते हैं और साथ कहते हैं यार हमें पाकिस्तान को ना डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमें पसंद नहीं किया जाता। हालांकि आता कुछ होता नहीं। तो दैट इज मोर क्रूशियल। जी अहमद रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यहाँ पे ना कुछ ऐड करना चाहूँगा सबसे, जी कि जिस तरह अभी सर बता रहे हैं ना, बिल्कुल सही बातें बता रहे हैं। तो मेरा भी परसों एक इंटरव्यू हुआ था प्रोफेसर के साथ। तो उसमें मैंने अपनी स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर की थी। तो पहले 15-20 मिनट मैंने अपने बारे में बताया था। तो उसके बाद प्रोफेसर मेरी प्रोफाइल से काफ़ी इम्प्रेस हुआ था। तो उसके बाद उसने मुझे कुछ बातें बताई। उसने कहा था कि आप लेट्स सपोज यूएस में नहीं हो, अब अपने कंट्री में, तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो उसने कहा था कि अब कोई भी बंदा है ना, अगर उसकी CGPA 3 से ऊपर है और उसका आइल्स का स्कोर अच्छा है और GRE अच्छा है, तो और उसका जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस जो है पीछे, लेट्स सपोज अगर वो मशीन लर्निंग में जाना चाहता है, तो पहले थोड़ा सा रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मतलब आइडिया क्या है कि ये एक प्रोफेसर ने कहा जो यूएस के अंदर है। तो अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे आते हैं आईकोड गुरु के ऊपर, तो यहाँ पे अब आप लेट्स सपोज इंटरनेशनल हैकाथॉन में जा रहे होते हो और अब पढ़ा रहे होते हो। जब पढ़ा रहे होते हैं तो वीडियो लेक्चर्स बनने होते हैं, वो वीडियो लेक्चर्स बनने होते हैं, तो उससे आपका टीचिंग एक्सपीरियंस आ रहा होता है। उससे ये शो होता है कि इस बंदे को ना पढ़ाना आता है। और जो GTA ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट वाली वहाँ पे पोजीशन होती हैं, उसके लिए फिर आपको ना वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और मैंने मेरी प्रोफाइल में ज़्यादा ना इंडस्ट्रियल वाली साइड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था उसके अंदर। तो उसने कहा था कि ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपकी प्रोफाइल वगैरह काफ़ी अच्छी है। फिर उसने मुझे कहा था कि जो रिसर्च होती है ना, अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस थोड़ा सा भी है ना, तो उसमें प्रोफेसर इंटरेस्ट लेगा। अगर लेट्स सपोज आपने वेब और मोबाइल डेवलपमेंट भी की हुई है ना, तो इससे प्रोफेसर को कोई गर्ज नहीं होगा। तो आप उसने ये देखना होता है कि क्या आपका जो रेलिवेंट एक्सपीरियंस है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई जो सर हमें ये कहते हैं कि स्टार्ट के ऊपर वेब डेवलपमेंट ना करें, आप लीड कोड पूरा करें। तो अब मैंने लीड कोड भी किया हुआ था, तो मेरी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी। तो प्रोफेसर काफ़ी इम्प्रेस हुआ, तो उसने कहा था मैं आपसे फिर फर्दर कन्वर्सेशन करूंगा इसके बाद। तो जैसे सर कहते हैं कि आप लीड कोड करो, हैकाथॉन करो, तो दैट्स इनफ, और ज़्यादा से पढ़ाते जाओ, तो आपकी प्रोफाइल 2-3 साल में बहुत अच्छी हो जानी है। और बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो प्रोफेसर है वो इम्प्रेस हो जाए आपसे। तो अहमद रजा साहब, लेट्स सपोज हम अहमद रजा की एक और कॉपी लेते हैं जिसे आईकोड गुरु का बिल्कुल नहीं पता। तो क्या उसने प्रोफेसर को इम्प्रेस कर लेना था? मुझे आइडिया नहीं होना था कि प्रोफेसर के साथ भी बात बात कैसे करनी करनी है। है? हाँ बिल्कुल, बात कैसे करनी है। तो दैट इज द डिफरेंस। तो ऑब्वियसली प्रोफेसर, क्योंकि हम लोग यहाँ सिलिकॉन वैली में हैं, हम एक्सपीरियंसड हैं, तो हमारी गाइडेंस में ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को फायदा होता है। तो इसके अलावा क्या कहते हैं, अदरवाइज मेरे ख्याल में काफी मुश्किल है कि प्रोफेसर से बात करना। बात कर भी लें तो बात वो इम्प्रेस नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट को पता ही नहीं चलेगा बात क्या करनी है। तो थैंक यू अहमद रजा फॉर एडिंग। तो क्या कहते हैं, आप वाकई इंटरनेशनल लेवल के प्रोफेशनल हैं इस वक्त। सर मेरी क्यूरी है। जी पूछें। सर लास्ट टाइम ना मीडिया क्लब के मेंबर्स के साथ ना हम लोगों की एक मीटिंग हो रही थी। तो वहाँ पे ना सीनियर्स हमें गाइड कर रहे थे कि आप लोग ना अच्छे से काम करो, क्लब में रह के आप एक्टिव हो, आप कोई मीटिंग वगैरह होती है, सेमिनार वगैरह होते हैं, आप अटेंड करो, आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, आपकी सोशल प्रेजेंस होगी, कि आप एक एक्टिव माइंडसेट वाले बंदे हो। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग तो IT वाले हैं, हम लोगों का ये उस तरह से काम नहीं है। तो वहाँ पे ना उन्होंने एक बहुत अजीब सा लिंक अटैच किया था कि आप जब हमारे साथ काम कर रहे होंगे ना, क्लब में आपकी प्रेजेंस होगी, तो कल को ये चीज आपकी CV में ऐड होगी, तो आपको एक आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो जाएगी। डू यू थिंक इट इज मेक एनी सेंस? Sir, can you please answer me this question? If you don't mind. That's not good.
जी जी कौन सा? बेसिकली जी बोलें। जी जी बेसिकली सर ये मेरे जूनियर लग रहे हैं और ये कुछ इंटरनल मैटर्स यूनिवर्सिटी के डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं इन्हें यही रिकमेंड करूंगा कि ये मेरे से कांटेक्ट कर ले। तो मैं इन्हें सारी ये जो इनके क्लब्स के मामला आते हैं या और चीज़ें मामला आते हैं सब इन्हें डिटेल से समझा दूंगा। आई थिंक ये सेकंड सेमेस्टर के हैं यूएफ के। तो बिल्कुल। जी आप मैम वजीरा के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्लैक पे मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये सब चीज़ें जो इंटरनल मैटर्स चल रहे हैं आपके। जब नई नई यूनिवर्सिटी में आते हैं तो ये क्लब्स वाले ऐसे टारगेट करते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक, थैंक यू। जी अच्छा, मैं 5 मिनट के लिए बिजी हूँ, आप जरा क्या कहते हैं क्वेश्चन का आंसर करें तो मैं जी दोबारा जी फिर एक्टिव हो जाऊंगा। जी नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन मैं प्लीज। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मैं आपको अपना थोड़ा सा सर एक्सपीरियंस बता देता हूँ। बेसिकली सर मेरा जी जी करें सर क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो स्टूडेंट्स सोसाइटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये टीचर्स मतलब हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो तकरीबन अभी उसे 4-5 साल ही हुए हैं इधर हमारे शहर में ना आए हुए, मतलब सब कैंपस बना था। तो इधर जो सोसाइटीज़ हैं वो अभी टीचर ही मतलब ना उनको देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अगर आप सोसाइटीज़ में आएंगे काम करेंगे तो इसका आपको एक्सपोजर होगा, हम आपको इसका वो सर्टिफिकेट्स देंगे, इसका आपको सीवी पे बड़ा असर होगा आपको मतलब अच्छा मैं मतलब आपको ये बताता हूँ। वर्थ है इस चीज़ की कोई मैं ना, आपकी मुझे तो नहीं बात लगता। मैं आपकी बात समझ गया। ये जो सोसाइटीज यूनिवर्सिटीज में चला रहे होते हैं ये जब सीनियर हो जाते हैं तो ये हमारे जैसे स्टूडेंट ही चला रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे बेस्ट सोसाइटी देखी है तो वो आई कोर्स देखी है। उसके अलावा और कोई सोसाइटी नहीं है ऐसी जो कि आपकी वर्थ ऐड कर सके, ठीक है। आई कोर्ट गुरु आपको वो चीज़ें सिखाएगा जो आपको उनको पता भी नहीं है, उनके दिमाग से भी बहुत पड़े हैं। क्योंकि देखें अब लेट्स सपोज मैं एक सोसाइटी चला रहा हूँ, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस लिमिटेड है जहाँ तक मैं आया हूँ। अब यहाँ पर देखें आपको सर जफर सर रिजवान गाइड कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस 30 ईयर्स का है टॉप कंपनीज में और कैलिफोर्निया में बैठ के। तो वो जो गाइड कर रहे हैं ना, ये जो सोसाइटी आई कोड की चल रही है दिस इज द बेस्ट वन सोसाइटी जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए और जिस पर आपको टाइम देना चाहिए। बाकी जितनी सोसाइटीज हैं वो वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। ठीक है सर। असल में सर मुझे ना एक वो ऑफर थी कि प्रोग्रामिंग टीम जो है उसका मतलब वो कह रहे थे, सर कह रहे थे कि अगर आपने हेड बनना है तो वो बन जाओ। तो मुझे एज सच ना असल में फोर्थ सेमेस्टर तक आ गया हूँ, मुझे उसका ना कोई फायदा नज़र नहीं आया। ना वो कोई काम होता है ना कोई कुछ होता है, वैसे ही मैंने आपको सोसाइटी बता बन। दिया ना मैंने आपको बता दिया ना, सारा वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप अपना जितनी टाइम अच्छा और श्याम भाई, एनर्जी मैं है भाई के पढ़ाई के क्वेश्चन अलावा। का आंसर करना चाहूँगा। जी कर। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ये बात शेयर करना चाहूँगा कि यार ड्यूरिंग द 5th सेमेस्टर मैं भी ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो ड्यूरिंग द 5th सेमेस्टर मैंने ये किया था कि डिफरेंट सोसाइटीज़ में मैंने मेरे भी दिमाग में यही सारी बातें थी जो भी आपके दिमाग में है कि डिफरेंट सोसाइटीज़ ज्वाइन कर लेता हूँ, वो सीवी में आएगा अच्छा होगा। और मैंने भी अपनी जीपीए काफ़ी अच्छी मेंटेन की हुई है और अब मुझे चाहिए कि मैं थोड़ी सी अपनी ना सोशल स्किल्स को पॉलिश करूँ। तो मैंने 3-4 सोसाइटीज़ जितनी मैक्सिमम सोसाइटीज़ में ज्वाइन कर सकता था और जिनमें ये मुझे जिस तरह आपको भी ऑफर किया जा रहा है हेड बन जाओ, तो मुझे भी एक सोसाइटी में उन्होंने ऑफर किया कि आप ग्राफिक्स टीम के हेड बन जाए। तो मैं जब ये फिर इन चीज़ों की तरफ चला गया तो फिर उस साल उस सेमेस्टर फिर मेरी जीपीए 1.9 आई और 3.5 से फिर आप देख लें जो मेरी कम्युनिकेटिव से जीपीए थी वो फिर कहाँ से चली। तो आप अगर अपनी खैर मनाना चाहते हैं तो अब आपके खुद के ऊपर फैसला है कि आप भाई उसको इसको मैं सिर्फ एक सेंटेंस में कंक्लूड करता हूँ सारी चीजों को कि अगर कोई चीज इंटरनेशनल नहीं है, आप इंटरनेशनल लोगों के साथ काम नहीं कर रहे किसी चीज में, तो वो सीवी पे किसी काम की नहीं है और वो वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए, अगर आपने अच्छी जॉब लेनी है तो। ओके सर, थैंक यू। जी सर खालिद आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन मोहम्मद शान सर से है। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि मैंने जो अपना बैचलर है वो मैथमेटिक्स में किया है।
लेकिन मैं आगे मैथमेटिक्स परसू नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं मास्टर में डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्विच कर जाऊँ। और मैं आई कोड गुरु पे लीड कोड सेशन भी ले रहा हूँ एंड हैकाथॉन्स भी ज्वाइन कर रहा हूँ पिछले 3 महीनों से। तो क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा कि मैं सिर्फ लीड कोड और हैकाथॉन ज्वाइन करने से एडमिशन सिक्योर कर सकता हूँ कि नहीं? मैं अच्छा, मुझे दूसरे फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा साइंस जो सब्जेक्ट है वो मैथ डिपार्टमेंट का है, ठीक है? तो आप पहले ही मैथ डिपार्टमेंट में रहेंगे अगर डाटा साइंस को कंटिन्यू करते हैं। बाकी सर जफर इसको ज़्यादा गाइड कर सकते हैं कि आपको स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सर मेरा यही क्वेश्चन है कि मुझे साथ में डेटा साइंस के रिलेटेड कुछ और सीखना चाहिए, जिस तरह माइस्क्ल हो गया, ईडीए हो गया, या इस तरह के पाइथन तो मुझे आता है क्योंकि उस पे मैं काम कर रहा हूँ लीड कोड पे। टू तो इसको थोड़ा गाइड कर दें। टू बी ऑनेस्ट, हम जो आई कोड पे सेशन चला रहे हैं एआई के, जिसमें हम मशीन लर्निंग को डीप लर्निंग को देख रहे हैं, वो इनफ है। एज पर माय एक्सपीरियंस जितने भी प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं वो डीप लर्निंग पे काम करना चाह रहे हैं आजकल, ठीक है? चाहे वो टेक्सचुअल डाटा हो या इमेज डाटा हो, वो डीप लर्निंग को ही यूज़ करते हैं। तो मैंने भी एक सेशन करवाया था, उसकी भी पड़ी हुई है, और बाकी भी हमारे एआई के सेशन चल रहे हैं। आई थिंक अगर आप उनको ज्वाइन करते हैं तो इट्स मोर देन इनफ। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी का और का भी क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा चले, जी मैं फील लास्ट फ्री टू बात आस्क अपनी क्वेश्चन। मैं एक चीज, अच्छा मुझे एक बात ऐड कर देनी चाहिए कि अगर हमने इन सब चीजों को सम अप करना हो, तो अगर आप आई कोड गुरु पे रोज का सिर्फ 1 घंटा गुजारते हैं तो आप वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल बन जाएंगे। दैट इज ऑल यू नीड टू पुट। सिर्फ 1 घंटा क्या आप अपनी जिंदगी से दे सकते हैं अपनी सैलरी को तकरीबन 100 गुना बढ़ाने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ। तो अगर आप 1 घंटा देंगे तो बाकी चीजें आई कोड गुरु पे हमारा पूरा प्रोग्राम है, बाकी चीजें ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। आपको हैकाथॉन्स का एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, आप सही ट्रैक पे होंगे, आप उन लोगों के साथ रोजाना बात कर रहे होंगे जो आप जैसे मोटिवेटेड होंगे। जी मिर्जा अब्दुल्ला क्वेश्चन है जनाब, मैंने जब स्पेसिफाई नहीं किया तो इसका यही मतलब है कि किसी भी क्लास में 1 घंटा गुजार हाई कोर्ट गुरु से, जो आपको सूटेबल करता है, जो आपको जो टॉपिक आपको इंटरेस्ट का लगता है, और इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं। तो दैट्स ऑल वी नीड टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल। हमें कोई और चीज नहीं चाहिए। आपका सीवी भी अच्छा बन जाएगा, इतना अच्छा बन जाएगा कि प्रोफेसर आपको शॉर्टलिस्ट करे, और आप खुद टेक्निकली इतने अच्छे हो जाएंगे कि प्रोफेसर जब बात करेगा तो वो अमेरिकन, यूरोपियन, इंडियन कैंडिडेट्स को छोड़ के आपको लेना चाहेगा। और ये हुआ है हमारे स्टूडेंट के साथ इस साल कि प्रोफेसर ने एक्स्ट्रा फोर्स की है बाकी पीयर्स को और एडमिशन कमेटी को कि नहीं मुझे यही वाला बंदा चाहिए। ये हाईकोर्ट गुरु पे हम इस साल काफी दफा देख चुके हैं। और जो लोग हाईकोर्ट गुरु पे हैं तो मैं पोस्टें शेयर करता रहता हूँ, तो वो पढ़ते रहते हैं, मुझे प्रोफेसर की ईमेल होती है। तो बस इतनी सी आपको अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी लेके आनी है, बाकी जो मर्जी करें सारा दिन। सही है। तो जिन साथियों को नहीं पता, तो गूगल, एप्पल, amazon वगैरह की जो पहले साल की सैलरी है उससे आप 3 किलो सोना खरीद सकते हैं। वो इतनी सैलरी होती है, या हर महीने 1 पाव गोल्ड खरीद सकते हैं। तो इससे आपको वर्थ पता चलनी चाहिए कि कितना बड़ा लाइफ का डिफरेंस होगा ये डिसीजन आपके लिए। इस 1 घंटे की वर्थ आप खुद निकाल लें कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप में से कौन कौन है जो 1 घंटा दे सकते हैं रोज? आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, शादी हो, बर्थडे हो, 1 घंटा अपने फ्यूचर गोल्स के लिए। सर चलें मेरा जी, एक देखते हैं। सवाल है। जी बोलें।
सर जैसे कि आप कहते हैं कि पीएचडी के बाद मास्टर्स के बाद ज़्यादातर लोग और जॉब करते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ जॉब ही करा जाए, या उसके लिए कोई अगर किसी कंपनी खोलनी हो तो उसके लिए क्या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की जरूरत है? ये भी सवाल शायद आगे का ही है। अच्छा, ये आवाज मेरे लिए कट गई है, कोई और साथी रिपीट करेगा? सर इनकी इनकी आवाज़ शायद किसी को भी नहीं आई। दानिश आप रिपीट कर देंगे तो? हाँ हाँ सर, मेरा सवाल अभी मेरी आवाज़ आ रही होगी सर? जी आ रही है, आप क्वेश्चन पूछें। हाँ, अब मेरा सवाल ये है कि जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पीएचडी एंड मास्टर्स के बाद जॉब जॉब राउट पे चले जाते हैं, जॉब करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को अपनी कंपनी खोलनी हो या बाद में एंटरप्रेन्योर बनना हो, तो उसके लिए क्या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी, या हम मास्टर्स एंड पीएचडी पर वो कर सकते हैं? ये अगेन क्वेश्चन बहुत फार-फेच्ड है, आपको आंसर समझ नहीं आएगा जो मैं दूंगा, लेकिन मैं फिर भी दे देता हूँ कि भाई अगर अगर कोई बंदा ताकतवर है ना और उसने 40 किलो का वेट उठाना है, तो भाई वो कच्ची जमीन पे भी उठा लेता है, वो रोड पे भी उठा लेगा, वो घर में भी उठा लेगा, वो स्कूल में भी उठा लेगा। और जो बंदा वीक है ना, जो सिर्फ उठाए 20 किलो सकता है, तो उससे 40 किलो कहीं पे भी नहीं उठाया जाएगा। वो जितने मर्जी सर्टिफिकेट ले आए कि मैंने वेट ट्रेनिंग की हुई है, जितने मर्जी सर्टिफिकेट ले आए कि मैंने कप जीते हुए, उससे वो नहीं उठेगा। तो जब आप टेक्निकली मैच्योर हो जाते हैं, तो भाई आपकी अपनी मर्जी है कि आपने जॉब करनी है या आपने अपनी कंपनी खोलनी है। अगर आपको महीने की 1 करोड़ 2 करोड़ वैसे ही सैलरी मिल रही है, तो क्या जरूरत है कंपनी के लिए खज्जल होने की? राइट? तो ये पर्सनल चॉइस होती है। क्वेश्चन जो आपने पूछना है कि क्या मैं टेक्निकली गुड एनफ हूँ, दूसरे अल्फाज में उस लेवल पे पहुंचने के लिए क्या आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अमेरिका पहुंच जाएं, मास्टर कर लें और फिर आप ये डिसीजन ले रहे हैं? तो आप डे ड्रीमिंग ना करें, फ्यूचर के ख्वाब में टाइम ना जाया करें, आज सोचेंगे उसके लिए आज क्या करें, और क्या आपने वो काम किया आज? ठीक है, जिस तरह जो पहला स्टेप है कि क्या आपका प्रोफाइल इस लेवल का हो गया है कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हूँ और उसके बाद प्रोफेसर आपको रख भी ले, तो आपको उस पर फोकस करने की। सही है जी। किसी और क्वेश्चन? अस्सलाम सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि आईकोर गुरु का जिस तरह से पर्सपेक्टिव है कि रिसर्च पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए, इतना नहीं बल्कि जितने भी स्टूडेंट गए हैं मोस्टली आईकोर गुरु के 90% का रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं था। तो सर मैंने ना कुछ स्टूडेंट्स जो पीएचडी पे गए हैं जो आईकोर गुरु के नहीं थे, उनके पर्सपेक्टिव के लिए मैं उनके साथ मीटअप रखा, तो तकरीबन 10-12 स्टूडेंट्स के था, मोस्टली नर्स और लम्स के स्टूडेंट थे। तो सर उन्होंने सारों ने इस चीज़ पे फोकस किया कि अगर आपका रिसर्च एक्सपीरियंस है ना, तो वो चीज़ आपको लेके जाएगी। जो मेरी मोस्ट रिसेंट मीटिंग थी वो रोमेसा अभी वेस्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, पीएचडी की, सीएस पे पीएचडी करें। तो सर मैंने उनसे मीटिंग रखी तो उनकी प्रोफाइल में इतनी कोई एक्सेप्शनल चीज़ कोई नहीं थी, उन्होंने जीआरई भी नहीं दिया हुआ था, उनका आइल्स का स्कोर अच्छा था 8 बैंड्स पे। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मेरी रिसर्च की बेस पे था कि मैंने 3 डिफरेंट प्रोफेसर के साथ रिसर्च की, बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट किया, और उनसे रेलेवेंट मुझे एक प्रोफेसर की रिसर्च एरिया मिल गया जिसकी बेस पे मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जॉब करूँ। तो सर वो उसमें जो है ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी करेंगे। तो सर मेरा ये पूछना है कि लाइक रिसर्च में अगर आपको लीड कोड नहीं आता, क्योंकि मैं लीड कोड कर रहा हूँ, 10-12 क्वेश्चन आए मेरे में, इतना नहीं हुआ, तो सर मुझे रिसर्च पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जिन लोगों से आपने बात की है उन लोगों के कितने स्टूडेंट अमेरिका चले गए? सर वो उन स्टूडेंट्स के साथ किया जो पीएचडी कर रहे हैं वहाँ से, अमेरिका से। जो पीएचडी उनके अपने कितने स्टूडेंट्स अमेरिका गए हैं? उन्होंने कितने लोगों को उन्होंने कितने लोगों को गाइड किया जो अमेरिका पहुंच गए? सर ये मैं नहीं कह सकता, मोस्ट प्रोबेबली किसी को भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया, राइट? और ये स्टूडेंट सारे होंगे अच्छी यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान की। जी सर, लम्स और नस्ट। हाँ, तो ये है एक्सेप्शन, आप लम्स और नस्ट के नहीं है। जो हाईकोर्ट गुरु का प्रोग्राम है वो ट्यून्ड है टूवर्ड्स लोअर क्लास यूनिवर्सिटी।
हमारे हजारों स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हमारे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खुद किसी तरीके से पहुंच गए हैं और हमने समझ लिया कि ये गोल्डन राउट है और यही सिर्फ तरीका है। तो जिन स्टूडेंट से आपने आपने बात की है उनका प्रोफाइल वीक था, लेकिन वैसे वो इतने ज्यादा ग्रूम थे, उनकी एजुकेशन पे पेरेंट्स ने करोड़ों रुपया लगाया होगा पहले, तो फिर पहुंचे थे। बेसिकली एक्सेप्शन को बेंच मार्क नहीं बनाया करते, एक्सेप्शन होती हैं, ये स्टूडेंट्स एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा एफएससी में टॉप करके, यूनिवर्सिटी में टॉप करके अमेरिका पहुंच गया है, तो भाई आपका राउट वो नहीं हो सकता क्योंकि आपका आईक्यू उतना ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सर। सही है, तो दैट इज अ रॉन्ग एग्जांपल टू फॉलो। तो मैं इस देखें बात को सर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। देखिए, जो रिसर्च है ना और पब्लिकेशंस हैं, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मेरे बैचलर्स में पब्लिकेशंस थी, मेरी एक प्रोजेक्ट था और मुझे उसकी बेस पे यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में स्कॉलरशिप ऑफर हुआ था। ठीक है, लेकिन मैं नस्ट का टॉप स्टूडेंट था। ठीक है, पूरे नस्ट हमारे बैचलर्स में से सिर्फ हमारा ग्रुप था जिसने पब्लिकेशन की थी। उसकी एक इम्पोर्टेंस है, हम इसको मतलब हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये गलत है या, लेकिन वो स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं, वो पाथ बड़ा मुश्किल है। ठीक है, एक अच्छी पब्लिकेशन करने का मतलब ये है कि आप बैचलर्स में प्रोफेसर को बता रहे हैं कि मैं मास्टर्स लेवल का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो रिसर्च आती है। राइट, ये चीज़ आप उस लेवल पे आने में बड़ा आपको टाइम लगता है। अगर आप उस लेवल पे हैं तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए ज़िंदगी आसान होगी। अब मैं नस्ट में हूँ, नस्ट के बहुत स्टूडेंट्स इधर आते हैं और उनमें से अक्सर स्टूडेंट्स की पब्लिकेशंस होती हैं, वो यहाँ पर प्रोफेसर के साथ रिसर्च कर रहे होते हैं। लेकिन एक पब्लिकेशन में आपको कितना टाइम लगता है, इसमें जनरली आपको 1 साल लग जाता है। मतलब आप, जाहिर बात है, पहले आप कुछ रिसर्च करेंगे, फिर आप सबमिट करेंगे, वो तो 3-4 महीने रिव्यू में लगेंगे, फिर एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। तो ये एक लॉन्गर राउट है जिसमें जो इम्प्रेसिव है, बिल्कुल प्रोफेसर इस चीज़ को वैल्यू करते हैं। हमारे हाई कोर्ट गुरु पे इसमें वेबिनार हुए हैं जिसमें यूएस प्रोफेसर्स आए हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ, हम पब्लिकेशंस हों तो हम उस स्टूडेंट को, मतलब इन दैट जो है ना क्राउड है, एक प्रोफेसर के पास 100 सीवीज हैं, उसने उसमें से 5 पिक करनी है। वो 5 कैसे पिक करेगा? वो पब्लिकेशंस की बेस पे पिक कर सकता है, वो पोजीशंस की बेस पे, यूनिवर्सिटी की बेस पे, कंट्री की बेस पे। लेकिन अब ये जो हम आई कोड ग्रुप पे ये जो किया जाता है कि आपका जो प्रोफाइल हैकाथॉन्स, टीचिंग, वॉलंटियर वर्क, लीड कोड, उससे आपका प्रोफाइल इंप्रूव होता है। ये इस राउट में आपको वो एक्सेलेंस नहीं चाहिए जो आपको एक पब्लिकेशन वाले राउट में चाहिए। लेकिन अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि वो गलत राउट है। इन द एंड आपने यहाँ पर मास्टर्स में आके, पीएचडी में आके पब्लिकेशन ही करनी है, बट इट्स अ लॉन्गर राउट। और उस लॉन्गर राउट में आके आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, और एक अच्छी पब्लिकेशन, अगर आपके साथ कोई अच्छा प्रोफेसर या कोई अच्छा पीएचडी स्टूडेंट काम नहीं कर रहा ना उस पब्लिकेशन के लिए, तो वो मुश्किल हो जाती है। अब नस्ट के हम स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम, उनको एडवांटेज ये होता है कि उनके प्रोफेसर पब्लिश कर रहे होते हैं, वो उन स्टूडेंट्स को साथ में लाते हैं, उनको कुछ काम दे देते हैं जिसके वजह से वो उनका नाम डाल देते हैं। तो वो एक वो थोड़ा सा लॉन्गर राउट है। लेकिन ये जो हाईकोर्ट गुरु जिस चीज़ पे फोकस करता है, ये वो राउट है जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हैं। और उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट्स नहीं चाहिए, आपको कोई बहुत अच्छा प्रोफेसर नहीं चाहिए जो आपके साथ पब्लिश करने के लिए राजी हो और आपको वो काम दे और फिर आप पब्लिश करें। जी सर, मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा कि भाई पब्लिकेशन करने, जब आप पब्लिकेशन के थ्रू जा रहे होते हैं तो फिर प्रोफेसर इंटरव्यू पब्लिकेशन से लेगा, और अगर आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप वहां पे फंस जाएंगे। प्रोफेसर को पता चल जाएगा कि पब्लिकेशन बस वैसे ही है किसी काम के लिए। तो उसके लिए बेसिकली आप अच्छी यूनिवर्सिटी में हो, आपका कैरियर अच्छा हो, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, आपका आईक्यू अच्छा हो, तो फिर वो वाला राउट काम करता है। अच्छी, जिनके पाकिस्तान की अच्छी यूनिवर्सिटीज में तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो लोअर टियर यूनिवर्सिटीज हैं उनका स्टूडेंट इस राउट के थ्रू तकरीबन सक्सेसफुल नहीं होगा। इट विल बी एक्सेप्शन अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है। ये बहुत मुश्किल राउट है। लेकिन सर हाईकोर्ट तो हमें प्रिपेयर करवा देता है कि 6 सेमेस्टर में अप्लाई कर ले, पब्लिकेशन तक बात जाए ना। बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि जिस तरह अभी सारे शाम का भी जो इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू के दौरान प्रोफेसर ने कोडिंग लिखवाई। तो जो अगर आप पब्लिकेशन करना शुरू करोगे, लेट्स सपोज आप कर भी लो, तो आपको लीड कोड नहीं आता होगा, और अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप फिर फंस जाओगे मास्टर में, क्योंकि कोडिंग आना ज्यादा क्रूशियल है पब्लिकेशन से 100 टाइम ज्यादा क्रूशियल है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो लाइफ विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट।
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जॉब के लिए भी, पीएचडी के लिए। ओके सर। सर इसमें एक और बहुत अच्छी बात तो है कि iCode जिन चीज़ों पे फोकस करता है वो बाद में इंडस्ट्री में भी हेल्प आउट करेंगे, जबकि रिसर्च बिल्कुल नहीं हेल्प करेगा बिल्कुल इंडस्ट्री। समीर साहब, आपने 2 साल अपनी जिंदगी जाया करती हैं आगे पीछे घूमते फिरते हुए। अगर आप iCode गुरु को रोजाना का 1 घंटा देते हैं ना, तभी आप अमेरिका जा रहे हो, यस सर बिल्कुल। जितने से आप यहाँ पे हैं। जी नेक्स्ट। चलेंगे, ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो अवर टू होस्ट। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम अपना वेबिनार एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर जफर, सर रिजवान एंड सर मोहम्मद एहतिशाम इतने सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए। सो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वेबिनार में नेक्स्ट सैटरडे। सो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।